हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 12 के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक समकालीन विश्व में राजनीति। इसी क्रम में आज आपका यहां पर अध्याय 7वां है। यहां पर हम समकालीन विश्व में सुरक्षा के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। बात कर लेते हैं हम इस अध्याय की। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा लगभग सबका सामना जो सुरक्षा से, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे शब्दों से होता रहा है। हम अक्सर इसे जो है टीवी में, समाचार पत्रों में या फिर टीवी डिबेट में से देखते हैं कि भाई ये सुरक्षा का मुद्दा है, ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। और कहीं ना कहीं हमें कभी कभी इनका जो स्पष्ट अर्थ ना पता होता है, फिर भी हम कहीं ना कहीं इनको लेकर एक अंदेशा बना रहता है कि वास्तव में जो बातें चल रही हैं, या बातें जो कही जा रही हैं, वो क्या इनसे सरोकार करती हैं या नहीं करती हैं। आपने सुना होगा कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी हमारे देश में कुछ ऐसी स्थिति भी होती है जब लग रहा होता है कि भाई जनता जो है किसी और मुद्दे को लेकर अपना ध्यान इंगित करवाना चाह रही है, लेकिन सरकार तभी वहां पर अपना एक तर्क ये देती है कि ये जो मुद्दा उठाया गया है ये राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। इस तरह की बातें आपने सुनी होंगी। यानी कि यहाँ पर वही कहा गया, बहस या चर्चा को रोकना हो तो अक्सर इस जुमले का इस्तेमाल होता है कि भाई ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। कहा जाता है कि यह सुरक्षा का मसला है और देश की भलाई के लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने 1975 की इमरजेंसी के बारे में देख चुके हैं। यानी इमरजेंसी की पृष्ठभूमि को अगर आप थोड़ा सा दोहराएं, थोड़ा सा इमरजेंसी की पृष्ठभूमि को अपने माइंड में रिकैप करें, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से सरकार ने आंतरिक गड़बड़ी का नाम देकर और आंतरिक गड़बड़ी को वहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर इमरजेंसी लगाई थी। उसके क्या क्या परिणाम हुए, क्या क्या इफेक्ट पड़े देश पर, वो भी आपने देख लिए। तो कहीं ना कहीं ये सुरक्षा का मुद्दा जो है, या राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा जो है, बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है। यानी इतना आसान मुद्दा नहीं है जितना आप समझते हैं, हम समझते हैं, या फिर इसको अपने अर्थ में लेते हैं। बड़ा ही टफ मुद्दा है कि भाई किन विषयों को हम सुरक्षा के दायरे में देखें, किन विषयों को हम राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में रखें। तो ये हमारे लिए हमें सोचने समझने का प्रश्न है। अब जैसे यहाँ पर आपके सामने एक इमेज है, ये देखिए इमेज दिखाना चाहूंगा मैं आपको। ये आपके सामने एक इमेज है। ये इमेज यहाँ पर चित्र है, यहाँ पर ये दो अलग अलग पहलुओं को दर्शाते हैं। एक तो यहाँ पे ग्वाटेमाला में एक गृह युद्ध चला था, उसके दौरान यहाँ पर माताएं वगैरह जो हैं ये युद्ध में खो गई हैं, इनके बच्चे वगैरह शहीद हो गए हैं। तो इनके बारे में दिखाया है। यानी ग्वाटेमाला में जो युद्ध वगैरह चला, यानी सिविल वार वहाँ पे चला था, तो उसके बारे में दिखाया गया है। ठीक है, ये ग्वाटेमाला का पूरा सीन दिखाया गया है। दूसरा सीन यहाँ पर बांग्लादेश का है। बांग्लादेश में जो लगातार बाढ़ वगैरह या आपदा वगैरह आती है, उसके बारे में है। यानी कि यहां पर कहीं ना कहीं ये दोनों चित्र जो इंगित कर रहे हैं, वो इंगित ये कर रहे हैं कि देश के अंदर स्थिति क्या है। यानी देश के अंदर जो गृह युद्ध वाली स्थिति है वो भी इंटरनल मैटर है, और जो प्राकृतिक आपदा आई है यानी कि बाढ़ आई है वो भी एक इंटरनल मैटर है। तो यहां पर इन दोनों ही आंतरिक जो स्थितियों में आप ये देखेंगे, यहाँ के नागरिकों को हानि उठानी पड़ रही है, नागरिकों की कुछ क्षति उठानी पड़ रही है। इन नागरिकों को अपनी जान माल की हानि उठानी पड़ रही है। गृह युद्ध होगा, ऑब्वियस सी बात है, गृह युद्ध में यहाँ पे नागरिक भी मारे गए होंगे। बाढ़ आई है तो बाढ़ में ऑब्वियस सी बात है लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हुआ होगा। तो यहाँ पर ये भी एक सुरक्षा का मुद्दा है, चाहे प्राकृतिक आपदा में जीवन की सुरक्षा हो, या फिर गृह युद्ध के दौरान जो जानें वगैरह जा रही हैं, या फिर हमारी विभिन्न तरह की स्वतंत्रताओं पर पाबंदी लगाई जा रही है, उस तरह की सुरक्षा हो। तो दोनों ही सुरक्षा के दायरे में यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए इस चित्र को यहां पर रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा है क्या? अगली हेडिंग आपके माइंड में ये आती है, भाई सुरक्षा, वास्तव में हम सुरक्षा चिल्लाते हैं, ये है क्या? सुरक्षा का अगर बुनियादी अर्थ लें तो ये खतरे से आजादी है। अब खतरे से आजादी, अब ये बात आपके माइंड में एक बात फिर से कौंध रही होगी, भाई खतरा क्या है? खतरा क्या है? ये खतरा, कौन सा खतरा लें सुरक्षा के लिए, यानी कौन से खतरे को हम सुरक्षा के दायरे में रखें या ना रखें। एक बात तो आप लोग सब लोग जानते होंगे कि हम लोग, यानी कि जो मानव जाति है या फिर पशु पक्षियों की जो भी जाति यहाँ हैं, या कोई पेड़ पौधे हैं, तो वो जीवन से लेकर, यानी जब से जन्म लेते हैं तब से लेकर मरने तक, मृत्यु पर्यंत तक उनके लिए खतरे बने रहते हैं। यानी हमारा जीवन है वो संघर्ष में ही आगे बढ़ता है, संघर्ष में ही हम जो है जद्दोजहद के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे में खतरे तो हमारे आए दिन आते जाते रहते हैं। एग्जाम्पल मैं देता हूँ। अब मान लीजिए कोई, आपने सुना होगा कि तमाम बार आपने टीवी वगैरह में देखते हैं, या फिर चर्चाओं में सुनते हैं, या फिर आप सड़क वगैरह पे देखते हैं कि रोड एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। तो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं तो इसके एक तो तरीका ये है कि हमें सड़क पर सफर नहीं करना चाहिए, वाहन वगैरह नहीं चलाना चाहिए, खतरा है भाई। एरोप्लेन क्रैश हो रहे हैं, यानी कि जो विमान वगैरह हैं क्रैश हो जा रहे हैं, विमान वगैरह में नहीं बैठना चाहिए, वो खतरा है, जीवन का खतरा है हमारा। अब मान लेते हैं कि भाई ये खतरा है, तो ये क्या है? ये व्यक्ति को खतरा है, या पूरे समाज को खतरा है, या इससे राष्ट्र को खतरा है? तो ऑब्वियस सी बात है, इन तीनों से राष्ट्र को खतरा तो कुछ नहीं है।
राष्ट्र को खतरा का मतलब ही नहीं है, यानी कि एक व्यक्तिगत खतरे हैं, यानी पूरे राष्ट्र को इंगित नहीं कर रहे हैं, पूरे समुदाय को इंगित नहीं कर रहे हैं, केवल व्यक्तिगत खतरे हैं। तो कहीं ना कहीं इन ये खतरों को हम यहाँ पर सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा वाले खतरों में यहाँ पर ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि हर प्रकार के खतरे को हम सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में नहीं लाते हैं। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि अस्तित्व अथवा जीवन यापन के तरीकों को किसी न किसी अर्थ में खतरा जरूर होता है, और ऐसे खतरे हमेशा हमारी दुनिया में इर्द गिर्द बने रहते हैं। तो यहाँ पर जो चिंतक हैं, जो विचारक हैं, जो विचार करने वाले व्यक्ति हैं सुरक्षा के मुद्दे पर, जो गहन अध्ययन कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है, जो मैंने ऊपर अभी लाइन बोली है, केवल उन चीजों को, सुरक्षा से जुड़ी चीजों का विषय बनाया जाए जिनसे जीवन के केंद्रीय मूल्यों को खतरा हो, यानी जिन जीवन के जो केंद्रीय मूल्य हैं उनको खतरा पहुंच रहा हो, उन्हीं को यहां पर जो है सुरक्षा के मुद्दे में ऐड किया जाए। अब देखिए यहां पर केंद्रीय मूल्य क्या है। केंद्रीय मूल्यों के बारे में यहां पर चैप्टर में डिटेल में बताया गया है, लेकिन यहां पर अगले वाली लाइन में बताया गया है, अगली वाली जो आपकी हेडिंग है उसमें बताया गया है। देखिए एक एग्जाम्पल मैं यहां पर लेता हूं केंद्रीय मूल्यों से जुड़ी हुई अवधारणा को लेकर क्लियर करने के लिए। आप अगर मान लें कि हमारे किसी भी देश के पास दो तरह की यहां पर सुरक्षा का मुद्दा होता है, एक तो आपका होता है एक्सटर्नल, ठीक है, और दूसरा होता है इंटरनल। अब यहां पर एक्सटर्नल मान लीजिए बाह्य सुरक्षा के मुद्दे पर मान लीजिए किसी देश ने, दूसरे देश ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है, तो वहां पर हमारे कौन से केंद्रीय मूल्यों का हनन होगा। वहां पर हमारे कुछ केंद्रीय मूल्य हैं, बिल्कुल हैं। पहली बात वहां पर क्या है, आपकी संप्रभुता का हनन होने का खतरा है। ठीक है, संप्रभुता पूरी हनन होने का खतरा है, संप्रभुता का। ठीक है, दूसरी बात यह है यहां पर देश में स्वतंत्रता का खतरा है, स्वतंत्रता खत्म होने का खतरा है, एकता अखंडता का भी खतरा है। यानी कि ये सब हमारे केंद्रीय मूल्य के हैं, ये सब हमारे जो खतरे हैं ये सब केंद्रीय मूल्य के हैं, यानी एकता अखंडता का नष्ट होने का खतरा है यहाँ पर हमारा। ठीक है, तो इसलिए हमने जो बाहरी आक्रमण है, बाहरी युद्ध वगैरह है, तो उनसे हमारे ये खतरे जो हमें एकदम साफ साफ दिख रहे हैं कि भाई हमें दिख रहे हैं कि हमारे ये केंद्रीय मूल्य जो हैं जिनसे हमारा देश मिलकर बना है, इन सब की अस्मिता पर खतरा है। ठीक है, तो इसलिए हमने जो बाहरी युद्ध या आक्रमण को यहाँ पर सुरक्षा के विषय में, बाहरी जो है इसके विषय में हमने रखा है। ठीक है, तो आपको केंद्रीय मूल्य का अर्थ यहाँ पे बाह्य सुरक्षा के संदर्भ में समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर केंद्रीय मूल्य को हम अगर इंटरनल सिक्योरिटी में देखें, आंतरिक सुरक्षा में देखें, तो इंटरनल सिक्योरिटी में क्या है, कोई भी देश हो अपने नागरिकों से मिलकर बनता है। ठीक है, कोई भी देश हो, यानी कोई भी देश, अमेरिका सही, जो है कनाडा सही, भारत सही, ब्रिटेन सही, अपने नागरिकों से तो मिलकर बने हैं। अब देश ही नहीं, यानी कि देश में नागरिक ही नहीं होंगे तो देश बनाने का मतलब क्या है, नागरिकों से मिलकर बने हैं। और हर देश का संविधान कहीं ना कहीं अपने नागरिकों को एक बुनियादी अधिकारों की गारंटी भी देता है। भाई बुनियादी अधिकारों की गारंटी हमें कहाँ दी गई है, हमें दी गई है फंडामेंटल राइट्स में, एफआर में दी गई है। फंडामेंटल राइट्स शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। तो फंडामेंटल राइट्स में कुछ बुनियादी बातें बताई गई हैं जिनके आधार पर हम अपना जो हमें चाहिए वो, उसका हम जीवन यापन के लिए हमें जो जो चाहिए वो इन सब में सम्मिलित है। तो कहीं ना कहीं जब हमारे अस्मिता पर या फिर हमारी देश की संप्रभुता, स्वतंत्रता, एकता, अखंडता पर खतरा होता है, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स में जुड़े हुए केंद्रीय मूल्य हैं जिनसे किसी व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति अपना गरिमामयी जीवन जी सकता है, उसको भी कहीं ना कहीं खतरा पहुंचता है। तो ऐसे में हम यहाँ पर जो केंद्रीय मूल्य क्या है, व्यक्ति की अस्मिता, व्यक्ति के गरिमामयी मूल्य। ठीक है, गरिमा तो आप जानते होंगे, गरिमा का अर्थ भी जानते होंगे। गरिमा का अर्थ क्या है कि व्यक्ति को क्या है, समाज में सम्मान की दृष्टि से देखना है, वास्तव में वही व्यक्ति की गरिमा है। ये बात आप पहले भी जान चुके होंगे। तो केंद्रीय मूल्य को मैंने यहाँ पर अच्छे से डिफाइन कर दिया है, बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर फिर से जो है, यहाँ पर राजनीतिक चिंतनकार हैं वो फिर से एक प्रश्न उठा रहे हैं कि भाई केंद्रीय मूल्य क्या है, क्या पूरे देश के केंद्रीय मूल्य हैं, क्या स्त्री या पुरुषों के अलग अलग केंद्रीय मूल्य हैं। यानी कि हमेशा यहाँ पर ये भी पूछा गया है कि क्या नागरिकों की नुमाइंदगी करने वाली सरकार हमेशा केंद्रीय मूल्यों का वही अर्थ ग्रहण करती है जो साधारण नागरिक ले रहे हैं। यानी कि यहाँ पर साफ साफ कहने का मतलब ये है कि भाई मान लेते हैं केंद्रीय मूल्य का अर्थ हमने अभी आपको, मैंने मान लीजिए जो अर्थ मैंने अभी आपको बताया है कि भाई इससे ये होता है, ये होता है, कि सरकार भी इसी अर्थ में ले रही है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। जैसे एक एग्जांपल फिर लेता हूं, यहाँ पर एग्जांपल ही मैं यहाँ पर दोबारा लूंगा। ये दूसरा एग्जांपल लेते हैं, डेवलपमेंट वाला। यानी आपने सुना होगा कि भाई विकास का मुद्दा, डेवलपमेंट वाला मुद्दा बड़ा ही यहाँ पे विवादास्पद रहता है, बड़ा ही चर्चा का विषय रहता है। डेवलपमेंट में सरकार का अपना एक नजरिया होता है, एक वर्ग का अपना एक नजरिया होता है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई चीज मान लीजिए किसी के लिए विकास है तो दूसरे के लिए विनाश भी है, कोई चीज किसी के लिए विकास है तो दूसरे के लिए विनाश भी है। वहीं वो केंद्रीय मूल्य वाला जो मुद्दा होता है, जो सरकारें होती हैं, जो सरकारें जो है तत्कालीन भारत में अपना शासन कर रही होती हैं, वो भी उसका अर्थ अलग अलग लगाती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दुविधा वाला माहौल क्रिएट हो जाता है, यानी एकदम दुविधा वाला माहौल क्रिएट हो जाता है कि सरकार चाह क्या रही है, सरकार क्या करना चाह रही है, किस तरह की नीतियां लाना चाह रही है।
तो यहाँ पर वही है कि भाई यहाँ पर कुछ प्रश्न उठाए गए हैं कि मान लीजिए जो लोग कहते हैं कि जब हम कहते हैं केंद्रीय मूल्यों पर खतरे मंडराने की बात कह रहे हैं, तो हम फिर कैसे डिसाइड करें कितने गहरे खतरे यहाँ पर हैं। यानी केंद्रीय मूल्यों पर जो खतरा चिल्ला रहे हैं कि हमारे केंद्रीय मूल्यों का हनन हो रहा है, केंद्रीय मूल्यों पर खतरे बने हुए हैं, तो कितने गहरे खतरे माने हैं हम केंद्रीय मूल्यों पर, ये भी तो एक सोचने वाली बात है। 1975 की जो इमरजेंसी लगी है वो हमारे लिए एक सबक है, लेसन है। हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पहली इसकी जो क्लास 12 की पहली बुक है वहाँ पे हम कवर कर चुके हैं। 1975 की इमरजेंसी हमारे लिए लेसन है, एक सबक है। यानी ये हमें यही बताता है कि हम कब हम ऐसी परिस्थितियों में फंसे हैं, कब हम ऐसी परिस्थितियों पर विचार करना है, कब हमें ऐसी परिस्थितियों को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ना है। वो प्रावधान यहाँ पर हमारा जो आर्टिकल 352 है फिर बाद में उसे स्पष्ट किया गया है कि भाई ये परिस्थितियां हैं, तभी इन्हें जो है राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा माना जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ परिस्थिति फंस चुकी है, परिस्थिति आ चुकी है, ऐसा नहीं है आज की बात है, हमारे यहाँ पहले ही हो चुका है। ठीक है, आप पढ़ भी चुके हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई मूल्य हमें हैं, प्यारे हैं, उन सभी को बड़े या छोटे खतरे होते हैं। यानी कोई चीज़ हमें अच्छी लग रही है, हो सकता है उसे छोटा खतरा हो या बड़ा खतरा हो। क्या हर खतरे को सुरक्षा की समझ में शामिल किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, हर खतरे को शामिल नहीं कर सकते, जैसा कि हमने ऊपर ही आपको बताया था, क्योंकि हम जीवन पर्यंत यानी कि जब जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे लिए खतरे बने ही रहते हैं, लेकिन हर खतरे को हम यहाँ पर इसमें शामिल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि मान लीजिए जब कोई राष्ट्र कुछ करता है या फिर कुछ करने में असफल होता है, तो संभव है कि इससे किसी अन्य देश के केंद्रीय मूल्यों को हानि पहुंचती हो। देखिए ऑब्वियस सी बात है, यानी कोई राष्ट्र मान लीजिए कुछ करता है, उसकी कुछ भी मंशा होती है, तो ऑब्वियस सी बात है जिसके लिए जो कर रहा है वो उसको कुछ ना कुछ तो पहुंचता ही, कुछ ना कुछ तो हानि होती है। जैसे आपने देखा होगा पाकिस्तान ने 3 बार अपना नापाक प्रयास किया, 1965 के युद्ध में, 1965 में, 1971 के युद्ध में और 1999 के युद्ध में। तीनों बार उसे जो है मुंह की खानी पड़ी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन युद्धों का असर भारत पे नहीं पड़ा, भारत की इकोनॉमी पे पड़ा, भारत की जनता पे पड़ा, खास करके हमारे सैन्य जो बल हैं उन पर भी पड़ा, सैन्य बलों को भी हानि उठानी पड़ी। बेशक यहाँ पे पाकिस्तान हार गया, लेकिन हमें भी इसका कुछ ना कुछ खामियाजा उठाना पड़ा। तो यहाँ पर ये बात बताई गई है। देखिए यहाँ पर आपको एक बात और मैं बता दूं, पूरी जो ये किस तरह की किताबें लिखी जाती हैं, इनकी प्रकृति जो होती है वो निबंधात्मक होती है। यानी वहाँ पर अपना राइटर जो है वहाँ पर आपको समझाने से ज़्यादा अपना चिंतन भी प्रदर्शित करता है। और ये बात आप अपनी किताब में पैराग्राफ में देख भी रहे होंगे कि राइटर आपको समझाने से ज़्यादा अपना चिंतन प्रदर्शित कर रहा है कि मैं क्या सोचता हूँ। ठीक है, तो आपको उसकी जो सोच है उसके साथ अपनी सोच को भी जो है बदस्तूर बराबर में पैरेलल में रखकर तब आपको भी सोचना है। ठीक है, कि आप कितना सोच सकते हैं, कि कितना आप इससे ग्रहण कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल और दिया गया, ये एग्जाम्पल ही है सब, ये दूसरा एग्जाम्पल है। यहाँ पे कहा गया है कि भाई राहगीर राह में लुट जाता है, आम आदमी रोजमर्रा के जीवन में उसके कोई मान लीजिए चोट या क्षति पहुंचती है। तो अगर हम इस तरह के सब खतरे अगर हम रखने लग जाएं, इस तरह के सब खतरे हम सुरक्षा में रखने लग जाएं, तो हमारा हाथ पांव हिलाना भी मुश्किल हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। यानी हम अगर ये सब चीज़ें सुरक्षा के दायरे से संवेदनशील मानने लगें तो यकीन मानिए हम हाथ पांव हिला ही नहीं पाएंगे। हर जगह हमें खतरा लगेगा, किसी दीवार से टकराने का खतरा लगेगा, कहीं जो है किसी मेज या बेंच से टकराने का खतरा लगेगा, चोट लगने का खतरा लगेगा। तो हर जगह हमें खतरे ही खतरे नजर आएंगे। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर आपको इस बात से ये समझ में आया होगा कि हर तरह के खतरे को हम खतरे में, यानी हर तरह के खतरे को हम सुरक्षा के लिए, हम सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील नहीं मान सकते हैं। पहली बात आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो यहां पर यह भी है, अगर हम सुरक्षा के हिसाब से देखें, ठीक है, यानी सुरक्षा के हिसाब से देखें तो ऐसे खतरे जिनको रोकने से के उपाय ना किए गए तो हमारे केंद्रीय मूल्यों को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी। बिल्कुल सही बात है। जो खतरे हमारे सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, अगर हम वाकई में उनको ध्यान में नहीं रखते हैं तो उनसे क्या होगा, हमारे केंद्रीय मूल्यों को अपूरणीय क्षति होगी। जैसे हमारा बाह्य सुरक्षा वाला मुद्दा है, यानी हमारी बाहरी सीमा अगर सुरक्षित रहेंगी तो हमारे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, स्वतंत्रता भी यहाँ पर कायम रहेगी, लोकतंत्र भी कायम रहेगा। ठीक है, तो ये वास्तव में हमारे केंद्रीय मूल्य ये बचे रहेंगे। अगर हमारी बाहरी सुरक्षा, हमारी बाहरी सीमा पर जो हमारी पूरी सैन्य बल है अगर तत्पर रूप से तैनात रहेगा, तत्पर रूप से हमारी जो सरकारें हैं पूरे अपनी ताकत के साथ जो अपनी सीमाओं की सुरक्षा करवाएंगी, तो यकीन मानिए हमारे देश में ये सारी चीजें जो केंद्रीय मूल्य हैं वो बने रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहां बताया गया है कि भाई क्या सदियों अथवा दशकों से विभिन्न समाजों में सुरक्षा की एक समान धारणा चली आ रही है। अब ये भी सोचने वाली बात है। ये सोचने वाली बात तब बन जाती है जब भारत जैसे देश की बात हो रही हो। यहाँ पर यानी भारत जैसे देश की जब बात हो रही हो तब इस विषय पर सोचना वास्तव में लाजमी है। यानी कि यहाँ पर साफ साफ क्या आया, क्या सदियों अथवा दशकों से विभिन्न समाजों में सुरक्षा की एक समान धारणा चली आ रही है? यकीन नहीं, यकीनन बिल्कुल नहीं चली आ रही है। भारत में तो बिल्कुल ऐसा था ही नहीं। भारत में आपने पता होगा कि एक जो वर्ड था आपके यहाँ, शूद्र वर्ड, शूद्र वर्ड को जो सुरक्षा का अधिकार मिला है, कहा जाए वो सुरक्षा का अधिकार मिला है संविधान बनने के बाद।
आपका संविधान पारित होने के बाद, लिखित में आदेश मिलने के बाद, तब उस शूद्र वर्ग को यहाँ पर अगर देखा जाए शिक्षा का अधिकार, जीवन यापन का अधिकार, जमीनें रखने का अधिकार तब मिल पाया है। तो आपके यहाँ सुरक्षा वाली अवधारणा है सदियों से एक जैसी नहीं रही है। ये मैंने भारत के संदर्भ में बताया है, ऐसे ही दुनिया के संदर्भ में भी है। दुनिया में भी आज के डेट में जितने भी देश हैं उनमें भी सुरक्षा को लेकर एक मत नहीं है लोग, यानी लोगों की अपनी अपनी धारणाएं बनी हुई हैं, यानी अपनी अपनी सोच बनी हुई है। मान लीजिए कोई देश क्या है, कोई देश पर्यावरण के लिए सचेत है, कोई देश कुछ देश के नागरिक ये मान रहे हैं कि हमारे देश में इतना ज़्यादा पर्यावरण का दोहन हुआ है तो हमारे यहाँ पर्यावरणीय सुरक्षा में मिलनी चाहिए ताकि हमारा जीवन बेहतर बन सके। कुछ देश ये सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ खाद्यान्न संकट है तो खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए। कुछ देश ये सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ जो अनियंत्रित रूप से हिंसा चल रही है, गृहयुद्ध चल रहा है, वो समाप्त होना चाहिए। यानी हर देश के लिए सुरक्षा की धारणा अलग अलग है। भारत अगर देखा जाए, हम भारत का संदर्भ उठा के देखें तो वास्तव में भारत एक विविधतापूर्ण देश है। हमारे यहाँ लगभग सारे मुद्दे आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी अगर आप पूरे भारत का एनालिसिस करें, और अब तक आप पॉलिटी पढ़ रहे होंगे तो पॉलिटी में इतना समझ में आ गया होगा कि हमारा देश विविधताओं भरा हुआ देश है, और विविधता वाले देश में हमने हर चीज़ देखी। हमने अपने यहाँ अलगाववाद भी देखा, आतंकवाद भी देखा, ठीक है, नक्सलवाद भी हमने देखा, माओवाद वाली विचारधारा हमने देखी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम अपने यहाँ देखते आ रहे हैं। सामाजिक जो वर्गीकरण है, सामाजिक हाशियाकरण है, ये सब हम देख चुके हैं। यानी हमारे यहाँ भी अगर देखा जाए तो सारी की सारी जो आपकी धारणाएं हैं वो बनी हुई हैं, अलग अलग धारणाएं अलग अलग बनी हुई हैं। अब जैसे आपको देखा जाए, हमारे यहाँ जो दलित या वंचित वर्ग है वो भी चाहता है कि हमें सामाजिक सुरक्षा मिले, यानी कि हमें सामाजिक सुरक्षा सम्मान के साथ, हमें सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। उसके लिए वो बिल्कुल ये सरकार से डिमांड करता है, समाज से डिमांड करता है कि हमें सामाजिक सुरक्षा का भाव हमारे लिए मिले, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति की सुरक्षा का भाव एक जैसा है, पूरी दुनिया में एक जैसा लोग सोच रहे हैं सुरक्षा के बारे में, सबकी अपनी अपनी राय है। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं। नहीं, यकीनन वास्तव में अगर उठाकर देखें हम, तो अगर आपको यहाँ पर कहा गया है, ऐसे में आपको यह जानकर कोई धक्का नहीं लगेगा कि सुरक्षा एक विवादग्रस्त धारणा है। वास्तव में सुरक्षा का जो पहलू है वो एक विवादग्रस्त है। अब जैसे आपके सामने एक दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा कार्टून, एक तो कार्टून ये दिखाया गया है। एक देखिए, एक कार्टून है, आप ये जान रहे होंगे, कबूतर है, सफ़ेद कबूतर है, और कबूतर को आपको पता होगा शांति का प्रतीक माना जाता है, पीस का प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कबूतर के ऊपर किस तरह से एक आर्मी का जवान बैठा हुआ है बंदूक लिए, और इसकी लगाम बना दी है इसने, यानी कबूतर की लगाम को खींच रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि हम बंदूक के दम पर या सैन्य शासन के दम पर शांति कायम करना चाह रहे हैं। तो क्या ये वास्तव में ये शांति होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अगली एक शांति की तस्वीर आपके सामने दिखाई गई है, ये दिखाई गई है, यानी कि आप देख पा रहे हैं एक फाइटर प्लेन है। अब ये फाइटर प्लेन में यहाँ पर दिखाया गया है, ये डॉलर दिखाए गए हैं, यानी मुद्रा दिखाई गई है। तो ये युद्ध की अर्थव्यवस्था है। यानी आप जो अपनी अर्थव्यवस्था डर के माहौल से, भय के माहौल से लोगों को डरा कर, धमका कर क्रिएट कर रहे हैं, तो ये युद्ध की अर्थव्यवस्था क्रिएट हो रही है। यहाँ पर एक ओपन अर्थव्यवस्था क्रिएट नहीं हो रही है, एक लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था क्रिएट नहीं हो रही है, बल्कि एक युद्ध की अर्थव्यवस्था क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब युद्ध की अर्थव्यवस्था क्रिएट हो रही होगी तो यहाँ पर लाभ कम मिल रहा होगा और हानि ज़्यादा हो रही होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगली हेडिंग है पारंपरिक धारणा या बाहरी सुरक्षा। देखिए, एक बात मैं आपको फिर से बता दूं, चैप्टर पूरा निबंधात्मक है और निबंधात्मक में जो पॉइंट लिखने लायक आएगा वह मैं बता दूंगा, और समझने की चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा हैं। तो आप लोग प्लीज़, मैं आप सभी से अनुरोध फिर से कर रहा हूँ। कुछ लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं सर आप पहले जैसे नोट्स नहीं बनवाते हो। ठीक है, पहले जैसे नोट्स बनवाने में अब में यही फ़र्क आ जाता है क्योंकि अभी चैप्टर निबंधात्मक है, यानी समझने वाले चैप्टर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखने के लिए आएगा वो मैं आपको साइन कर दूंगा, आप लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर पारंपरिक धारणा और यहाँ पे मुद्दा है बाहरी सुरक्षा। पहले तो ये जान लेते हैं जो पारंपरिक धारणा है ये है क्या। देखिए, पारंपरिक या परंपरागत चीज़ें वो होती हैं जो हम पहले, यानी सदियों पहले हमारी जो चली आ रही चीज़ें हैं उन्हें हम परंपरागत या पारंपरिक चीज़ें मान लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा पुराने समय में अगर बाहरी सुरक्षा का मुद्दा क्या होता था, पुराने समय में ये होता था कि कोई राजा की रियासत है, अगर रियासत में बाहर से आक्रमण हो रहा है तो उसे बाहरी सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता था, ठीक है। तो ये हमारी पारंपरिक धारणा है, ठीक है। अब इसी में ही एक नव धारणा भी हो सकती है, यानी पारंपरिक धारणा में भारी सुरक्षा हो सकती है। भारी सुरक्षा में हमने केवल सैन्य बल वाली सुरक्षा पर फोकस किया है, सैन्य खतरे को यहाँ पे इंगित किया है। यानी भारी सुरक्षा में हमने क्या इंगित किया है, केवल सैन्य खतरे को इंगित किया है। जबकि अगर आज के समय में देखें, जैसे एक आधुनिक एग्जाम्पल, नीचे वैसे दिए हैं एग्जाम्पल, लेकिन आज के अभी के वर्तमान के समय में एग्जाम्पल में लेता हूँ कोविड से हर व्यक्ति परिचित है। शायद दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति हो जो कोविड को ना जानता हो। कोविड-19 क्या है? ये भी तो हमारी एक भारी सुरक्षा का मुद्दा है भाई। कोविड से हमारे यहाँ लाखों लोग मर गए,
आपने देखा, चाहे बेशक लोग, कुछ लोगों को मानना ये कम संख्या में मरी है आबादी, इतना नहीं ज़्यादा हमारे यहाँ हानि नहीं पहुंचाई, लेकिन लोग मरे तो हैं, ऐसा नहीं है लोग नहीं मरे हों। हमारा देश लॉकडाउन में रहा है, हमारी इकोनॉमी मंद पड़ी है, तमाम लोग जो है बेरोजगार हुए हैं, हमने सब झेला है। तो क्या है, क्या कोविड भारी सुरक्षा में नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, लेकिन पारंपरिक धारणा के तहत केवल और केवल युद्ध वाले खतरे को ही रखा गया है, सैन्य खतरे को ही रखा गया है। समझ लीजिए आप, क्योंकि पुराने समय में इस तरह की बातें, जो नवाचार वाले पहलू थे वो नहीं थे, वहां पर केवल और केवल सैन्य खतरे को रखा गया था। तो यहां पर अभी हम केवल भारी सुरक्षा का जो मूल्यांकन या भारी सुरक्षा पर जो चिंतन करेंगे वो सैन्य खतरे के लिहाज से करेंगे, ठीक है। यानी हम यहाँ पर सैन्य खतरे के लिहाज से यहाँ पर जो भारी सुरक्षा वाला मुद्दा यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, यानी हमारा सामना सुरक्षा की परंपरागत, पारंपरिक अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से होता है। यानी पारंपरिक धारणा में हमारी क्या आती है, राष्ट्रीय धारणा आती है, और सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में क्या है, सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या माना जाता है कि हमारे सैन्य खतरा कोई है किसी देश के लिए, तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। माना जाता है कि मान लीजिए कोई दूसरा मुल्क सैन्य हमला करता है या धमकी देता है, तो हमारे देश की संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता, यानी इन जैसे केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा ये पैदा हो जाता है। इन केंद्रीय मूल्यों के बारे में पहले ही आपको बता चुके हैं। साथ ही साथ नागरिकों के जीवन को भी खतरा होता है। यानी कोई सैन्य कार्रवाई होती है, कोई देश किसी देश के ऊपर चढ़ाई करता है, युद्ध वगैरह करता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये तो सब होता ही है। यानी राष्ट्रीय स्तर पर ये खतरे तो हैं ही, संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता, ये सब केंद्रीय मूल्यों का पतन तो हो ही रहा है यहाँ पर। साथ ही साथ नागरिकों के जीवन का भी पतन हो रहा है, नागरिकों के जीवन के लिए भी एक थ्रेट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। युद्ध में तमाम लोग घायल होते हैं, मारे जाते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पर जो हानि उठानी पड़ती है वो आम नागरिकों को उठानी पड़ती है। हमेशा से जो आम नागरिक हैं वही टारगेट बनाए जाते हैं। यानी कहीं भी आपने युद्ध देख लीजिए, किसी भी युद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट आपने एक चीज देखी होगी कि आम नागरिकों को पहले टारगेट बनाया जाता है। रीजन क्या है आम नागरिकों को टारगेट बनाने का? रीजन ये है कि आम नागरिकों पर जैसे टारगेट करना स्टार्ट कर देते हैं ये लोग, तो वैसे गवर्नमेंट यहाँ पर कहीं ना कहीं झुक जाती है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, आपके सामने लाइव एग्जाम्पल में दूंगा। 6 और 9 अगस्त 1945, 6 और 9 अगस्त जो 1945 वाला जो है, हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए गए थे। तो आप पढ़ चुके हैं इतिहास में भी, आप पढ़ चुके हैं अपना पूरा किताबों में भी, कि यहाँ पर जो नागरिक थे कोई ये युद्ध में संलग्न नहीं थे, इनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे सब नागरिक थे, अपना जीवन यापन आसानी से जी रहे थे, लेकिन अमेरिका ने अपने दंभ में आकर यहाँ पर परमाणु बम गिरा दिए हैं। लाखों की संख्या में यहाँ पे जो है निहत्थे लोग मारे गए हैं। उसके बाद जापान को एकदम सरेंडर करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं युद्ध वगैरह जब होती है, युद्ध वगैरह की स्थिति होती है, तो सबसे पहले टारगेट किसे बनाया जाता है? यहाँ पर आम जनता को, निहत्थी जनता को, निर्दोष जनता को, ताकि सरकार का हौसला तोड़ दिया जाए, सरकार बिल्कुल घुटने पर आ जाए। क्योंकि जब भाई जनता मरेगी तो जनता क्या करेगी? जनता देश में एकदम आक्रोश की लहर फैल जाएगी, दंगे फसाद कर देगी, सड़कों पे उतर आएगी सरकार के खिलाफ। तो सरकार को ऐसे में मजबूर होना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं युद्ध वगैरह की स्थिति में ये सब चीजें आपको आम रूप से देखने को मिलती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर बताया गया है कि बुनियादी तौर पर अगर युद्ध होता है, युद्ध की स्थिति में सरकार क्या कर सकती है। यानी मान लीजिए किसी देश का अगर भारी सुरक्षा का मुद्दा है और वहां पर युद्ध का विकल्प है, तो वहां पर क्या करेगी? पहली स्थिति यह है कि युद्ध वगैरह की धमकी चल रही है तो वो सरेंडर मार दे कि भाई आत्मसमर्पण कर दिया हमने, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, आत्मसमर्पण कर दिया। दूसरी बात यह है कि दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान लेना, यानी कि दूसरे पक्ष की जो बात है, डिमांड है, मान लीजिए जिस डिस्प्यूट को लेकर युद्ध छिड़ा है, जिस डिस्प्यूट को लेकर युद्ध की बात चल रही है, तो हम वो डिमांड मान लें, वहां पर नेगोशिएट कर लें, समझौता कर लें, ठीक है। तीसरी स्थिति ये आती है कि हम भी यही कहते हैं कि आ जाओ मैदान में, हम भी तैयार हैं आपसे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर तीसरी स्थिति ये आ जाती है कि हम भी आ जाएं, कि यहाँ हमलावर को पराजित कर देने वाली स्थिति, ठीक है, ये भी आ जाती है। तीसरी स्थिति यही आ जाती है कि हम भी आ जाएं मैदान में, हम भी कहें नहीं हम भी युद्ध लड़ते हैं। लेकिन इन तीनों स्थितियों में एक स्थिति जो है वो सबसे ज्यादा जो है कहीं ना कहीं घातक है। वो कहीं ना कहीं किसी देश के लिए, किसी राष्ट्र के लिए बड़ा ही कह सकते हैं जो शर्म की बात है। यानी जो इन तीन स्थितियों में एक स्थिति कौन सी है जिसमें राष्ट्र को एक शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, वो है सरेंडर वाली स्थिति, आत्मसमर्पण वाली स्थिति। अब वो भी मैं बताता हूं कैसे उठानी पड़ती है। यानी कोई सरकार युद्ध में, कोई सरकार भले ही आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन ये बात अपनी देश की नीति के रूप में कभी वो प्रचारित नहीं करना चाहेगी कि हमने सरेंडर किया था। इसका लाइव एग्जाम्पल आपके सामने पाकिस्तान है, आपके पड़ोसी पाकिस्तान है। इन्होंने 3 बार सरेंडर किया है हमारे यहाँ। कब कब किया है? 65 में भी किया है, ठीक है, 71 में भी किया है और 99 में भी किया है, ठीक है। तीनों बार सरेंडर किया है। और आप सभी को पता है 71 वाला सरेंडर जो था सबसे बड़ा सरेंडर था। 93,000 दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ है। 93,000 पाकिस्तान सैनिकों ने घुटने टेके थे इंडियन आर्मी के आगे।
लेकिन पाकिस्तान वाले आज भी अपने पता नहीं कौन से घमंड में चूर हैं। समझ रहे हैं आप? पाकिस्तान वाले अपने भी मतलब एक झूठे इतिहास में, झूठा इतिहास बच्चों को पढ़ाने में लगे पड़े हैं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन हकीकत सबके सामने है। आप देख रहे हैं, आप इतिहास पढ़ चुके हैं, जानते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो आत्मसमर्पण वाली स्थिति है, सरेंडर वाली स्थिति है, ये कोई भी देश भी बिल्कुल नहीं चाहेगा कि हम आत्मसमर्पण वाली नीति को अपने देश की जनता के सामने प्रचारित करें, बताएं, अपने गर्व से बताएं। कोई नहीं बताए, क्योंकि एक शर्मिंदगी वाली नीति है ये। ठीक है, तो ये यही बताया गया है, यानी यही आपके बात रखी गई है, आपकी विदेश नीति में यही बात बताई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये जो आपकी शर्मिंदगी वाला जो पहलू है, ये क्रिएट ना हो, इसके लिए कुछ चीजें और हैं जिसके जरिए कोई राष्ट्र जो है ये शर्मिंदगी वाला या आत्मसमर्पण वाली स्थिति से कैसे बच सकता है। तो यहां पर बताया गया, इस कारण सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है। इसे हम क्या कहते हैं? अपरोध कहा जाता है। ठीक है, यानी कि यहां पर युद्ध की आशंका को रोकने को क्या कहते हैं? अपरोध। अपरोध का मतलब क्या है? यानी मान लीजिए, सपोज दैट, आपने देखा होगा कि जब यूएसए और यूएसएसआर का युद्ध चल रहा था, यूएसए और यूएसएसआर का कोल्ड वॉर चल रहा था, तो उस दौरान दोनों ही शक्तियां जो थी परमाणु संपन्न थी, दोनों के बीच मतभेद थे, लेकिन दोनों में से कोई भी अगुआ बनकर मिसाइल छोड़ना नहीं चाह रहा था, दोनों में से कोई भी जो है किसी पर परमाणु हमला नहीं करना चाह रहा था। क्यों? जानते थे दोनों कि भाई ऐसा कुछ हुआ तो वास्तव में दुनिया पूरी नष्ट हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं अपरोध वाली भावना थी, अपरोध वाला स्थिति थी कि भाई आशंका को रोकना है हमें। ठीक है, यहाँ पर कोई भी युद्ध की कोई हालात बने तो हमें तत्काल वो उन हालातों से निपटना है। आपने देखा होगा क्यूबा का मिसाइल संकट क्रिएट हुआ, सोवियत संघ को तुरंत सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलें वापस ले ली। भाई सोवियत संघ चाहता तो वहां से युद्ध भी स्टार्ट कर सकता था, नहीं किया, पीछे लौट गया, हट गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो सुरक्षा नीति है तो उसका संबंध क्या है? आशंका को रोकने में होता है, जिसे अपरोध कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या है? युद्ध को सीमित रखने में या उसको समाप्त करने से होता है, और जिसे हम क्या कहते हैं? रक्षा कहते हैं, यानी कि अपने देश की रक्षा कर रहे हैं इसके जरिए, अपरोध की भावना के जरिए अपने देश की हम रक्षा कर रहे हैं। दूसरा तरीका इसमें क्या आता है? ये तो पहला तरीका हो गया, अपरोध वाला तरीका हो गया। ठीक है, यानी अपरोध वाला तरीका हो गया। दूसरा तरीका यहां पर है परंपरागत सुरक्षा नीति वाला। देखिए, परंपरागत सुरक्षा नीति ये कहती है कि शक्ति संतुलन कायम कीजिए। मान लीजिए आपके अड़ोसी पड़ोसी कोई देश है और आपको लगता है कि भाई भविष्य में या सन्निकट भविष्य में कभी उनसे हमारे खतरा क्रिएट होगा, तो हम प्रॉपर रूप से अपनी डिफेंस पर, अपनी सैन्य बल पर खर्चा करें, ताकि हम भविष्य में आने वाले ऐसे खतरों से चुनौतीपूर्ण निपट सकें। ठीक है, पहली। दूसरी बात यहाँ पर ये बताई गई है, यानी या तो हम यहाँ पे अपरोध वाली स्थिति क्रिएट करें, अपरोध नहीं हो रहा है, शक्ति संतुलन बनाएं, हम पहले से ये सब चीजें खतरों को भांप कर चलें। एग्जाम्पल फिर से देता हूं मैं, एग्जाम्पल आपके सामने। देखिए, एग्जाम्पल आपके सामने है अब आपका 1950 के दशक का, 1950 के दशक का एग्जाम्पल देता हूं। आपको पता होगा जब नेहरू जी ने जो है उस समय चाइना के साथ अच्छे खासे संबंध थे, नेहरू जी ने हिंदी चीनी भाई भाई वाला नारा उस समय बुलंद हो रहा था 1950 के दशक में, लेकिन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल इस बात से सहमत नहीं थे। उनका मानना यह था कि कहीं ना कहीं एक टेढ़ी आंख जो है चाइना पर हमेशा बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि चाइना जो है इससे प्रीवियस में भी कुछ ऐसी गतिविधियां कर चुका है जिनसे जो है हम आश्वस्त तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं कि इंडिया के साथ ये कुछ ऐसा नहीं करेगा। बहरहाल उस समय जो है नेहरू जी ने बात नहीं मानी वल्लभ भाई पटेल की। इसका परिणाम जो है 1962 के युद्ध में आपको देखने को मिला। 1962 के युद्ध में आपको पता है देखने को मिला, क्योंकि उस समय हमारे पास प्रॉपर रूप से कोई सैन्य बल नहीं था, प्रॉपर रूप से कोई आर्मी के पास सुसज्जित हथियार नहीं थे, फिर भी हमारी आर्मी जो है पूरी जी जान से लड़ी है, अपने जो अंतिम मोर्चे तक लड़ी है। एंड में आपने देखा वो एंड में वापस चले गए हैं अपने अपने स्तर से। लेकिन हाँ, इन सब ने हमें सोचने पर क्या मजबूर कर दिया? सोचने पर हमें इन सब ने ये मजबूर कर दिया कि शक्ति संतुलन क्रिएट करो, यानी आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसी कोई बड़ी ताकतें हैं, बड़ी शक्तियां हैं, तो उन्हें नजरअंदाज मत करो, उन्हें साइड में मत डाल दो कि नहीं हम कोई बात नहीं होगा तो देख लेंगे, आगे देख लेंगे। नहीं, आप अपने आप को भी आगे बढ़ाओ। यहाँ पर ये लाइनें ये रखने का मकसद क्या है राइटर का? ये वही मकसद है कि भाई आपके अड़ोस पड़ोस में है ये ताकतवर देश हैं, तो इन्हें आप बिल्कुल कमतर मत हाँको, इन्हें मान के चलो कि हाँ भविष्य में ऐसा हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ पर कुछ लोग आपने देखा होगा आलोचना करते हैं, समाजवादी लोग हैं, उदारवादी लोग आलोचना करते हैं कि सरकार जो तमाम जो है आर्मी पे खर्च कर रही है, डिफेंस पे खर्च कर रही है, इतना रक्षा बजट में हमारा जा रहा है, ये डेवलपमेंट पे लग जाए तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरह की बातें करते हैं। तो वो उन लोगों को समझना चाहिए, यानी जब हमारी ये आपकी बाहरी सुरक्षा वाला मुद्दा जब हम पढ़ते हैं तो ये चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं, क्योंकि हम ऐसा झेल चुके हैं। 62 के युद्ध में झेल चुके हैं, 65 के में झेल चुके हैं, 71 में झेल चुके हैं, 99 में झेल चुके हैं। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं हम इन सबको ध्यान में रखकर चलना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही सब बातें लिखी हुई हैं यहाँ पर। नहीं, भविष्य में वह कोई हमलावर भी हो सकता है,
ठीक है। इस वजह से हर सरकार दूसरे देश से अपने शक्ति संतुलन को लेकर बहुत संवेदनशील रहती है। और दूसरी बात यहाँ पे साफ साफ एक बात और बताई गई है, मान लीजिए कोई देश नज़दीक हो, जिनके साथ अनबन हो चुकी हो या अतीत में हमारी लड़ाई हो चुकी हो, उनके साथ शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने पर खासतौर पर जोर दिया जाता है। आपने तो ये तो देख ही लिया, हमारे यहाँ तो अतीत में सभी से हो चुकी है, चाइना से हो चुकी है, पाकिस्तान वालों से 3 बार हो चुकी है। पाकिस्तान तो आज दिन तक नहीं सुधर रहा है, लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता है, लगातार गोलीबारी करता है, लगातार आतंकवादी गतिविधियों को पनाह दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे में हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने डिफेंस पर, रक्षा बजट पर अच्छा खासा खर्च करें, अपनी आर्मी को लगातार डेवलप करें, अपनी आर्मी को लगातार हम प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ाएं और उसको नवीन प्रौद्योगिकी से सज्जित करें। ये सब बातें हमारे लिए निरंतर आवश्यक हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया गया है। आपने 2 स्थितियां देख ली, पहली अवरोध शक्ति संतुलन, तीसरी स्थिति ये है प्रौद्योगिकी प्रयोग। देखिए प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी। वर्तमान में आपने देखा होगा कि लगातार जो दायरा बढ़ रहा है, चाहे वो परमाणु हथियारों का हो या आधुनिक हथियारों का हो, तो वो टेक्नोलॉजी के रूप में नए नए हथियार आ रहे हैं, नए नए सिस्टम आ रहे हैं, तो उनके लिहाज से हमें जो डेवलप होना पड़ेगा। ये पुराना जमाना नहीं रहा, पुराना जमाना वो नहीं रहा कि पहले आपने देखा होगा जो पहले किले वगैरह में जो तोपें रखी गई हैं जिनमें गोले भरते थे, काफ़ी टाइम लगता था, अब वो उतना जमाना नहीं रहा है, उतने लेट नहीं रहे हैं हम। अब तो आधुनिक हथियारों का दौर है, तो आधुनिक हथियारों के दौर में हमें चाहिए कि हम प्रॉपर रूप से प्रौद्योगिकी वाले सेक्टर पर भी हम अपनी रिसर्च करें और लगातार अपनी आर्मी को भी यहाँ पर सुसज्जित नए हथियारों से, नई प्रौद्योगिकी से जो सुसज्जित करते रहें। और इसके लिए हमारे यहाँ DRDO लगातार कार्यरत है, निरंतर अपना योगदान दे रहा है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लगातार इंडियन आर्मी को आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ये बात आप जानते हैं। अब पारंपरिक सुरक्षा की नीति का चौथा तत्व ये बात कहता है कि आप अलायंस कर लीजिए, गठबंधन बना लीजिए। यानी ये तो 3 तरीके ऊपर हो गए जिनके जरिए हम अपनी सुरक्षा पर ध्यान दे सकते हैं, अवरोध करके, शक्ति संतुलन करके और नवीन प्रौद्योगिकी का साथ लेकर। और चौथा तरीका है गठबंधन बनाकर। अब गठबंधन के बारे में आपने एक बात ऊपर पढ़ी होगी क्योंकि पिछले चैप्टरों की बात है। देखिए मैं बड़े आसानी से आपको समझा रहा हूँ, पिछले चैप्टरों की बात है गठबंधन के बारे में। देखिए कोई भी अलायंस होती है, कोई भी संगठन बनता है, कोई भी समझौता होता है, वो ये बिल्कुल गारंटी नहीं देता है कि युद्ध नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ आश्वासन जरूर देता है, लेकिन वो युद्ध को रोक नहीं सकता है। ये बात आप पढ़ चुके हैं। यानी बेशक हमारे सैन्य हमले वगैरह ना हो या फिर कोई और कदम ना उठाएं, इसके लिए हम फॉर्मल रूप से, लिखित रूप से एक संधि कर लें, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वही सब चीज़ें कही गई हैं, संधि वगैरह हम कर लें, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमारा हमला नहीं हो सकता है, हमारा आक्रमण नहीं हो सकता है। पाकिस्तान का देख लो, पाकिस्तान में 1965 में घुटने टेके, UN के सामने घुटने टेके, कहा कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। 71 में फिर से आ गए, ठीक है, 99 में फिर से आ गए मुंह उठाकर, ठीक है, मुंह की खाकर गए यहाँ से। तो ये सब जो कागज के टुकड़ों पे साइन हो जाते हैं या जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गठबंधन बने हुए हैं या संगठन बने हुए हैं, ये आश्वस्त नहीं करते हैं। इनके भरोसे हम अपनी सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा को छोड़ नहीं सकते। आपने प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़ा था ये बात कि कितने भी गठबंधन बन जाएं, कितने भी UN के हम जो सदस्य बन जाएं, स्थायी बन जाए, लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा जो UN के भरोसे हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। यानी हर देश अपनी सुरक्षा के प्रति संजीदगी में संजीदा रहता है, अपनी सेंसिटिव रहता है, ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। गठबंधन बना के एक हद तक हम अपना जो सैन्य खतरा है उसे कम कर सकते हैं, सैन्य खतरे को हम जो है टाल सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हाँ ये आश्वस्त हो जाए, गठबंधन बन गया है तो हमारा कोई कुछ बाल बांका नहीं करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल दिया गया है आपके सामने, एग्जाम्पल दिया गया है USA का। अब जैसे USA का एग्जाम्पल यहाँ पर रखा गया है, देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, अच्छी बात क्या लगती है मुझे इस किताब की, अच्छी बात ये लगती है मेरिट और डीमेरिट यहाँ पे साथ साथ बताई गई हैं। अच्छाइयाँ और बुराइयाँ साथ साथ हर पैराग्राफ में दी गई हैं कि भाई अच्छाइयाँ कहाँ हमने पढ़ी हैं, बुराइयाँ कहाँ हमने पढ़ी हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे इस किताब की लगती है और बहुत अच्छी बात भी लगती है। जैसे USA का एग्जाम्पल दिया गया है, जब USA का USSR के साथ, USA का जो है USSR के साथ जो है कंपटीशन चल रहा था, यानी कोल्ड वार चल रहा था, तब USA वालों ने क्या किया था, जो इस्लामिक उग्रवादी हैं उनको समर्थन दिया था। किनके अगेंस्ट? सोवियत संघ के अगेंस्ट, यानी क्योंकि उस समय इस्लामी उग्रवादी जो थे सोवियत संघ के खिलाफ थे, ठीक है। तो USA ने क्या किया, इस्लामी उग्रवादियों को समर्थन दे दिया। अब 9/11 का जब हमला हुआ 9/11 आप जानते होंगे, यानी कि 11 सितंबर 2001 में जो हमला हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, उसके बाद अमेरिका एकदम भूल गया कि अब इस्लामी उग्रवादियों से कोई कॉन्टेक्ट नहीं है हमारा, इसने एकदम इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो गठबंधन वगैरह की जो राजनीति है, गठबंधन वगैरह ये अवसर वाली राजनीति है, यानी कि हितों को देखते हुए गठबंधन होते हैं।
समझ रहे होंगे आप, हितों को देखते हुए गठबंधन होते हैं। गठबंधन के दम पर हम अपना राष्ट्रीय सुरक्षा जो है, ये हम इसको राष्ट्रीय सुरक्षा जो है गठबंधन के हवाले हम नहीं कर सकते हैं। ये बात अपने माइंड में आप स्पष्ट कर लीजिए, और ये हम पहले भी चैप्टरों में क्लियर कर चुके हैं। यानी आपने देख लिया, अमेरिका पहले जो समर्थन दे रहा था इस्लामी उग्रवादियों को, एकदम उनके अगेंस्ट भी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब यहां पर बताया गया है कि भाई सुरक्षा की जो परंपरागत धारणा ये कहती है बाहरी सुरक्षा के मामले में कि किसी देश की सुरक्षा को ज्यादातर खतरा उसकी सीमा के बाहर से होता है। तो ऐसे में इनसे निपटने के लिए हमारे यहाँ एक सरकार होनी चाहिए, यानी इनसे चुनौती, इनको पहचानने के लिए, एक निपटने के लिए सरकार होनी चाहिए। यानी किसी देश की कोई सरकार है, वो ऐसे खतरों को पहचानती है, निपटती है, जो कि इसे सरकार कहते हैं। यानी कि अपने देश में, हर देश में, चाहे अमेरिका हो, भारत हो, ब्रिटेन हो, ठीक है, या फिर अपना अड़ोसी पड़ोसी देश हो, नेपाल हो, जो भी हो, कोई भी हो देश हो, वहां हर जगह अपने देश की सुरक्षा के लिए एक सरकार होती है जो कि आइडेंटिफाई करती है कि हमारे लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसी हिसाब से अपनी विदेश नीति, उसी हिसाब से अपनी सुरक्षा की नीति वो तय करती है कि हमें किस तरह के डिसीजन लेने हैं, भविष्य में क्या क्या खतरे हो सकते हैं, उन पर विचार विमर्श करती है और उसी तरह के बदलाव करती है वो। लेकिन अगर हम वैश्विक संदर्भ में देखें, यानी विश्व राजनीति में देखें, तो वहां पर कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है जो सबके ऊपर नियंत्रण रख पाए। कुछ हद तक यूएन बना जरूर है, लेकिन यूएन भी सभी पर अंकुश लगाने में सक्षम नहीं है। खास करके अमेरिका पर तो अंकुश लगा ही नहीं पाता है। ये बात आपने भी पढ़ी पिछले चैप्टर में कि बेशक हमने केंद्रीय सत्ता के रूप में यूएन बिठा दिया हो, यूएन बना दिया हो, यानी यूएन भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक काम करता है, लेकिन कुछ हद तक ये काम, यानी बहुत हद तक काम इसके नाकामयाबी भी रहते हैं। ये बात आपने देखी थी कल। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि हम अपनी जो बाह्य सुरक्षा वाला मुद्दा है वो हम अपने स्तर से ही बेटर कर पाएंगे, और वो सारी कंडीशन आपके सामने यहाँ बता दी गई हैं। ठीक है, तो ये यूएन का वहाँ पे बताया गया कि भाई यूएन क्या कारगर है, कितना कारगर है, वो आपने कल प्रीवियस चैप्टर में देखा भी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगली हेडिंग आपकी जो है पारंपरिक धारणा, आंतरिक सुरक्षा। अभी तक तो आपने पारंपरिक धारणा के दायरे में रहकर बाहरी सुरक्षा वाला मुद्दा है और बाहरी सुरक्षा के प्रति पारंपरिक धारणा अपनी क्या क्या राय देती है वो आपने पढ़ी थी। अब पारंपरिक धारणा में जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला मैटर है, आंतरिक सुरक्षा वाला मुद्दा है, ये पारंपरिक धारणा क्या कहती है इसके बारे में वो भी हम यहां पर देखेंगे। देखिए, किसी भी देश के लिए बाहरी सुरक्षा जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी आंतरिक सुरक्षा भी है, इंटरनल सिक्योरिटी भी उतनी जरूरी है। अब मान लीजिए कोई देश अपने जो बॉर्डर्स हैं या बाउंड्रीज हैं उन्हें तो सुरक्षित बना देता है, लेकिन उसके अंदर ही अंदर भारी संख्या में हिंसा हो रही हो, रक्तपात हो रहा हो, तो क्या वो सुरक्षा माना जाएगा? क्या वो देश सुरक्षित माना जाएगा? बिल्कुल नहीं माना जाएगा। यानी कि यहाँ पर जरूरी ये है कि भाई हमारे देश की बाहरी सीमाएं सुरक्षित हों, साथ ही साथ यहाँ पर रहने वाले, इन सीमाओं के भीतर रहने वाले वो नागरिक भी सुरक्षित हों। तभी तो देश हमारा जो संपन्न माना जाएगा, तभी तो देश हमारा जो है आगे प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ माना जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें होनी चाहिए, यानी कि हमारा देश बाहरी सीमाएं भी सुरक्षित हों और आंतरिक सीमाएं भी सुरक्षित हों। ठीक है, तो यहाँ पर उन्हीं बातों को लेकर यहाँ पे चर्चा की गई है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि भाई यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो रिश्ता जुड़ा हुआ है वो आपका किसके है, वो अंदरूनी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे कहानी थोड़ी स्टार्ट की गई है, वो स्टार्ट की गई है सेकेंड वर्ल्ड वार से। यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ये जो आपका आंतरिक सुरक्षा वाला मुद्दा था, ये इंटरनल सिक्योरिटी वाला मुद्दा था, इस पर ध्यान नहीं दिया गया, इस पर जोर नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, उसका रीजन बताया गया है। क्योंकि उस समय दुनिया के जो अधिकांश ताकतवर देश थे, इन्होंने अपनी अंदरूनी सुरक्षा के प्रति ये कमोबेश आश्वस्त थे। इनका मानना ये था कि भाई अब हम इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, तो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ने के पीछे जो कारण है वो यही है कि हमारी जो जनता है हमारा साथ दे रही है, तभी तो हम बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ पा रहे हैं। तो ये इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि कहीं ना कहीं हमारी जनता हमारे साथ है। तो आंतरिक सुरक्षा का तो कोई यहाँ पर पहलू है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर शुरुआत में आप देखेंगे कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि खास करके वेस्टर्न कंट्री हैं, इन्होंने अपनी आंतरिक सुरक्षा वाला मुद्दा ज़्यादा जो केंद्र में नहीं लिया, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना है। ठीक है, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसे हालात भी सामने आए हैं और संदर्भ सामने आए हैं कि आंतरिक सुरक्षा पहले की तुलना में कहीं कम महत्व की चीज़ यहाँ पर बनकर रह गई है। ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर वही बताया गया है। फिर आगे 1945 के बाद आपने देखा है कि यूएसए, अमेरिका और सोवियत संघ के भीतर एक सीमा तैयार हो गई और एकीकृत सीमा के अंदर ही दोनों लोगों ने अपने अपने आगे बढ़े हैं।
ठीक है। तो यहां पर क्या था, चाहे यूएसए वाले हों या यूएसएसआर वाले हों, दोनों ने ही अपने आंतरिक मुद्दों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। आंतरिक मुद्दों को उन्होंने कहीं ना कहीं दबा दिया है। यानी आपने देखा होगा कोल्ड वार के दौरान दोनों ही देशों ने, चाहे यूएसए वाला खेमा हो या फिर यूएसएसआर वाला खेमा हो, इन्होंने केवल अपनी बाहरी विदेश नीति है, जैसे हथियार बनाने पे फोकस किया है, खास करके धड़ाधड़ मिसाइलें बनाई हैं, धड़ाधड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं परमाणु हथियार तैयार किए हैं, लेकिन अपने देश के भीतर के समुदायों का ख्याल नहीं रखा है। यही स्थिति पश्चिमी मुल्कों की भी रही है। यानी कि इन्होंने अपने देश के भीतर के समुदायों वर्गों से कोई गंभीर खतरा इन्हें नहीं था। इस वजह से इन्होंने जो है अपना जो ध्यान पूरा क्या है, सीमा पार के खतरों पर केंद्रित कर लिया है। अब यहां पर वही पूछा गया है कि भाई ये जो देश अपने अंदर यानी आंतरिक सुरक्षा के लिए इन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो बाहरी खतरे इनके लिए फिर क्या थे, ये भी तो जानना जरूरी है। बाहरी खतरा इनके लिए क्या था? तो यूएसए यूएसएसआर वाला खतरा तो आपको पता ही है। यूएसए और यूएसएसआर वाला खतरा तो भाई वर्चस्व वाली जंग चल रही थी वहां पर, तो कि भाई दुनिया में झंडा कौन गाड़ेगा, कौन जो है कौन सा खेमा कितना बड़ा मजबूत बनेगा, तो वर्चस्व की जंग चल रही थी। यानी एक उदारवाद और साम्यवाद वाली, पूंजीवाद और साम्यवाद वाली जंग चल रही थी। ये बात आपको पता है, यहां तक वही लिखा हुआ है। दूसरी बात यहाँ पे वही सब चीजें लिखी हुई थी। दूसरी बात दोनों को क्या था, एक दूसरे से सैन्य हमले का भय था। ये तो यूएसए और यूएसएसआर की बात हो गई। इसके अलावा कुछ और भी देश थे, खास करके आपके यूरोप के देश, यूरोप के उपनिवेशी देश, जिनके उपनिवेश रह चुके थे। कहाँ पर? आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में उपनिवेश रह चुके थे, या फिर इंडिया वाले रीजन में उपनिवेश रह चुके थे, वो भी देश थे यहाँ पर। तो उपनिवेशी जो शासक थे, उनके माइंड में ये बात थी कि कहीं ना कहीं जो उपनिवेश है हमारे, उनमें जनता अब जो है स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए उतारू हो गई है। ऐसे में वहाँ पे खून खराबा होगा, तो उन्हें वहाँ की आज़ादी की चिंता सता रही थी। यानी ब्रिटेन वाले हों, फ्रांस वाले हों, उन्हें ये चिंता सता रही थी कि हमने यहाँ पर अपना औपनिवेशी शासन स्थापित किया है, अब बाकी जनता विद्रोह पर उतारू हो गई है। विद्रोह पर उतारू हो गई है तो कहीं ना कहीं हमारे हाथ से ये उपनिवेश निकल जाएंगे। तो ऐसे में वो लोग केवल अपनी उपनिवेशी शासन पर ध्यान फोकस करने के चक्कर में अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोच पाए हैं। एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे 1950 में फ्रांस को वियतनाम और 1950-60 में ब्रिटेन को केन्या में जूझना पड़ा है, इसी का परिणाम है। ठीक है, क्योंकि हर उपनिवेश में, जैसे भारत में स्वतंत्रता जो आज़ादी की लहर स्टार्ट हुई, भारत को स्वतंत्रता मिल गई, उसी के साथ साथ अन्य देशों ने भी अपनी स्वतंत्रता की राह पकड़ ली, खास करके औपनिवेशी शासन वाले देशों ने, तो वो आपके सामने भी है। अब यहां पर हम देखेंगे जो उपनिवेश आज़ाद हुए, तो ये आज़ाद 1940 के दशक में आज़ाद होना शुरू हो गए। तो ये जो है इनके सामने भी वही मुद्दे थे, जो यूरोपीय ताकतों के सामने ही जो सुरक्षा वाले मुद्दे थे, वही इनके सामने थे। यहाँ पे कुछ नए स्वतंत्र देश जो थे वो यूरोपीय ताकतों के समान शीतयुद्धकालीन गुटों में किसी ना किसी सदस्य बन गए। नहीं, कोई यूएसए के खेमे में चला गया, कोई यूएसएसआर के खेमे में चला गया। ठीक है, ये भी यहाँ पर रही। तो यहाँ पर फिर भी जो नए स्वतंत्र देश बने थे, ऐसा नहीं है कि ये देश यूएसए या यूएसएसआर के खेमे में चले गए। कहीं ना कहीं इन देशों के माइंड में भी डर बना हुआ था, इन देशों के माइंड में भी डर बना हुआ था। डर यही बना हुआ था कि कहीं ना कहीं हमारी अमेरिका से या सोवियत संघ से यानी कि व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं बन जा रही है हमारी। भाई हम चले तो बेशक गए हैं, मान लीजिए पाकिस्तान वाले चले गए अमेरिका के पास, लेकिन पाकिस्तान को भी डर लग रहा था कहीं मान लीजिए तरतीब विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया, थर्ड वर्ल्ड वार छिड़ गया, तो बेकार में हम भी यहाँ पिसेंगे। अभी तो हम आज़ाद हुए हैं, हल्के से अभी आज़ाद हो पाए हैं, पता चले हम तीसरी विश्व युद्ध में हम भी गिर जाएं आके, यानी सोवियत संघ वाले एक मिसाइल हमारे ऊपर आके गिरा दें, अरे भाई तू तो जो अमेरिका का समर्थक है बोल के। तो ये भी खतरा एक बना हुआ था। अब आप ये देखेंगे यहाँ पर कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जितने भी युद्ध हुए, उनमें से 1/3 युद्ध जो है वो शीत युद्ध के लिए जिम्मेदार रहा है। उनके लिए शीत यानी कोल्ड वार जिम्मेदार है। कोल्ड वार का मतलब तीसरी दुनिया जिम्मेदार रही है। खास करके यहाँ पर आप देखेंगे कोल्ड वार ने एक साइलेंट भूमिका निभाई है। क्यों निभाई है साइलेंट भूमिका इसलिए निभाई है, कहीं ना कहीं लोगों की जो है आशंकाएं बहुत थी यहाँ पर, यानी कि यहाँ पे डाउट्स बहुत बने हुए थे। डाउट्स क्यों बने हुए थे? डाउट्स इसलिए बने हुए थे क्योंकि हमारा प्रॉपर वे में जो कम्युनिकेशन है, प्रॉपर वे में हमारा जो हमारा विचारों का आदान प्रदान है, वो अवरुद्ध हो रहा था। कोल्ड वार के दौरान वो अवरुद्ध हो रहा था। इस वजह से जो वैचारिक मतभेद ज्यादा होने की वजह से हमारे युद्ध ज्यादा हुए हैं यहाँ पर, यानी छोटे मोटे देशों में यहाँ पर युद्ध हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे। और खास करके जो ये युद्ध हुए हैं वो तीसरी दुनिया के जो देश बने हैं, तीसरी दुनिया के देश उन देशों को कहा जाता है जो 1940 के बाद उपनिवेशी शासन से आजाद हुए हैं, उन्हें तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर इन देशों में क्या था, इन देशों में इन्हें उपनिवेशों में खून खराबे का भय सता रहा था, और इन्हें यह भी डर सता रहा था कि अभी तो मान लो ब्रिटेन वालों ने हमें आजाद कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो ब्रिटेन वाले अमेरिका के सहयोग से आके हमारे ऊपर फिर से आक्रमण बोल दें।
अपना गुलाम हमें फिर से बना दें। तो ऐसे करके कुछ नए उपनिवेशी देशों को, ये नव स्वतंत्र उपनिवेशी देशों के मन में ये आशंका बनी हुई थी कि भाई हम आज़ाद हुए हैं, अभी आज़ाद होने के बाद हम यूएसए या यूएसएसआर वाले खेमे में भी पहुंच गए, ऐसे ही हमारी दुश्मनी यहाँ पे मोल ले ली हमने। दूसरी बात, हम अभी आज़ाद हुए, अपने डेवलपमेंट ना सोचकर कहीं ऐसा ना हो कि ब्रिटेन वाले फिर से हम पे आक्रमण कर दें। इस तरह की बातें इनके माइंड में चल रही थी। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और बताई गई हैं कि भाई एशिया और अफ्रीका के जो नए स्वतंत्र देश हैं, इनके सामने जो दो चुनौतियां थीं वो बहुत विशिष्ट थीं। कौन कौन सी दो चुनौतियां थीं? एक तो इन्हें थी अपने पड़ोसी देशों से सैन्य हमले की आशंका थी। यानी जितने भी ये नए देश बने उस समय, इनको सबसे ज्यादा आशंका क्या थी? अपने पड़ोसी देशों की हमले की। रीजन क्या था पड़ोसी देश की हमले की आशंका होने का? देखिए, अंग्रेज जिन परिस्थितियों में हमारा देश छोड़कर गए वो स्पष्ट परिस्थितियां नहीं थी। यानी अंग्रेज बहुत सारे ऐसे काम करके गए जहां पर चीजें जो थी स्पष्ट नहीं थी। तो स्पष्ट ना होने की वजह से सीमांकन वगैरह हुआ कि भाई सीमाएं कहां कहां पर रहेंगी, सीमांकन कैसा रहेगा, सीमांकन में कौन कौन से परिक्षेत्रों का आदान प्रदान होगा, कौन से क्षेत्र हमारे हैं, कौन से उनके हैं, ये स्पष्ट नहीं था। तो इस बात को लेकर तमाम जो देश आजाद हुए हैं, नए नए देश स्वतंत्र हुए हैं, उन देशों के अड़ोसी पड़ोसी देशों के साथ हमले हुए हैं। साथ ही साथ अंदरूनी सैन्य संघर्ष भी चल रहा था, क्योंकि लोकतंत्र स्थापित करना था, उठाक पटक मची हुई थी। जैसा कि भारत में भी देखा, भारत में आपने देखा था कि भाई आज़ाद होने के साथ साथ हमें सबसे बड़ा क्या उठाना पड़ा है खतरा? सबसे बड़ा हमारे यहाँ क्या रहा है? नरसंहार। हमारे यहाँ 20 लाख लोग के करीब मारे गए हैं, ठीक है, विस्थापन के दौरान, ये भी आपने देखा है। तो इस तरह से देखेंगे तो ये देश जो थे नए स्वतंत्र देश, कहीं ना कहीं यूएसए या यूएसएसआर से ज़्यादा, कहीं ना कहीं अपने औपनिवेशिक ताकतों से कहीं ज़्यादा या अपने पड़ोसी देशों से आशंकित थे। यानी जो नए नए देश बने थे, अभी हाल में ही नव स्वतंत्र देश बने थे औपनिवेशिक शासनों से आज़ाद होकर, ये यूएसए यूएसएसआर वाला खेमा या फिर औपनिवेशिक ताकतों से ज़्यादा किनसे आशंकित थे? अपने पड़ोसी देशों से। क्योंकि इनका मानना यही था कि भाई सीमाएं स्पष्ट है नहीं, हमारा जो है अभी संसाधन वगैरह उनका प्रॉपर बंटवारा नहीं हो पाया है, यही सब बातें लिखी हुई हैं। तो ऐसे में झगड़ा होना तो लाजमी है, ठीक है। ऊपर से हर देश में जो देश नव स्वतंत्र हुए थे वहाँ पर अलगाववाद आंदोलन जोर पर था। अपने भारत में भी अलगाववाद आंदोलन आपने झेला है, खालिस्तान वाला ऑपरेशन ब्लू स्टार के माध्यम से खत्म हुआ है, आपको पता है ये बात। तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए, आपके देश का नहीं, विश्व का अगर सर्वे उठा के देखें तो विश्व का सर्वे ये कहता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो संघर्ष हुआ है वो आपके आंतरिक संघर्ष हुआ है। यानी विश्व के सशस्त्र संघर्षों में 95% जो है वो आंतरिक युद्ध के अंतर्गत आते हैं, यानी कि गृह युद्ध के अंतर्गत, देश के अंदर होने वाले संघर्ष के अंतर्गत जितने भी युद्ध अपने, जितने यहाँ सशस्त्र विद्रोह जितने भी देश दुनिया भर में देखने को मिले हैं, उनमें सब आंतरिक विद्रोह ज्यादा हुए हैं। किसी दूसरे देश ने आक्रमण कम किया है, सबसे ज्यादा ये देखने को मिला है। सन 1946 से लेकर 1991 के बीच गृह युद्धों की संख्या जो थी दोगुनी हो चुकी थी और ये सबसे ज्यादा रही है। यानी कि आप समझ सकते हैं पिछले 200 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, सबसे ज्यादा गृह युद्ध इसी दौरान हुए हैं, जैसा कि हमने भी झेला है। आपने पता होगा कि किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश को एकीकृत किया, पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया। उसके बावजूद भी हमारे सामने चुनौतियां बनी हुई थी। हर राज्य जो था अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहा था। दक्षिण भारत वाले ये चाह रहे थे हम अलग दक्षिण भारत बना दें, ठीक है। हर राज्य ये चाह रहा था कि हम अपने आप में ऑटोनोमस बन जाए, अपने आप में स्वायत्त इकाई बन जाए, किसी से कोई मतलब ना हो, अपना देश घोषित कर दें। हर व्यक्ति ये चाह रहा था। तो इस दौरान हमने इन चुनौतियों से भी निपटे हैं, हम इन्हें बखूबी पढ़ चुके हैं। क्लास 12 की जो पहली बुक है वहां पर बखूबी रूप से पढ़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपने आंकड़े ये देख लिए, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर इन आंकड़ों को देख के समझ में ये आ गया होगा कि हमारे लिए आंतरिक सुरक्षा वाला मुद्दा है, वो हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, उसे भी हमें संवेदनशीलता के साथ लेना होगा, उसे ही हमें जो है प्रॉपर तरीके से हैंडल करना होगा। क्योंकि यहाँ पर हमारे सामने आंकड़े ये बता रहे हैं कि 95% जो हमारे सामने सशस्त्र विद्रोह हुए हैं उनमें इंटरनल जो आपका जो डिस्प्यूट है वो मेन रीजन रहा है, ठीक है। ये आपके सामने निकल कर आ रहा है। अब अगली हेडिंग आपके सामने है सुरक्षा के पारंपरिक तरीके, कि अपने देश की सुरक्षा हम कैसे करें। मान लीजिए देश की सुरक्षा है या फिर नागरिकों की सुरक्षा है, वो हम कैसे करें। देखिए, यहाँ पे सुरक्षा के कुछ पारंपरिक तरीकों में कुछ चीजें सुझाई गई हैं, और जो तरीके सुझाए गए हैं वो खास करके यूरोपीय परंपरा से हैं, यूरोपीय परंपरा से लिए गए हैं। यानी कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही कहा गया कि हिंसा हो भी तो एक सीमित मात्रा में हो। अब ये बात तो आप जानते हैं, सीमित शब्द कहने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन सीमित होता नहीं है। जैसा कि आप देख चुके हैं अमेरिका और रसिया के संदर्भ में कि अगर अमेरिका को कहीं हमला करना होता है तो अमेरिका परमिशन नहीं लेता है किसी की, सीधा बम गिराता है। ये बात आपको पता है। अमेरिका लाख ये दावा कर ले कि हम हिंसा नहीं करते, ये नहीं करते, आप खूब उसकी एग्जाम्पल देख चुके हैं किस तरह से उसने इराक में तबाही मचा दी, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, यानी ये बातें तो की जाती हैं, हिंसा का इस्तेमाल यथासंभव कम होना चाहिए। यहाँ पर यूरोपीय जो विचार है, यूरोपीय विचार में यहाँ पर जो है वो न्याय युद्ध की परिकल्पना दी गई है।
न्याय युद्ध का मतलब क्या है, यहाँ पर ये परवर्ती विस्तार है न्याय युद्ध, यानी कि यहाँ पर क्या है कि किसी देश पर हम युद्ध जो है उचित कारणों यानी कि आत्मरक्षा या फिर दूसरों को जन संहार से बचाने के लिए ही करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर न्याय युद्ध का मतलब क्या है, यानी बिल्कुल ऐसी परिस्थितियां हों जब हमें लगने लगे कि युद्ध करना ही अब उचित है, तभी युद्ध करो। यानी कि भगवत गीता में भी अगर आप जाओगे तो ऐसा नहीं है भगवत गीता में एकदम युद्ध हो गया था, पूरे प्रयास किए थे भगवान श्री कृष्ण ने पूरी तरह से, यानी कि पूरी तरह से उन्होंने किस तरह से जाकर दूत बनकर भी गए थे, समझाया भी था कि वो केवल 5 गांव दे दो हम उसमें संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन दुर्योधन वो भी दे ना सका। ठीक है, तो दुर्योधन वो भी नहीं दे सका, तो इस वजह से बाद में फिर कौरवों को और पांडवों को मैदान में उतरना पड़ा है। ये बात आप जान चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं न्याय युद्ध की परिकल्पना यूरोप से नहीं आई है, भारत में भी न्याय युद्ध की परिकल्पना रही है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने यूरोपीय परंपरा से जोड़ दिया है। तो यहाँ पर भी बताया गया है कि भाई बिना उचित कारण के इस तरह का कार्य बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी बात यहाँ पर एक बात और बताई गई है कि युद्धरत सेना को चाहिए कि वह संघर्ष विमुख शत्रु, निहत्थे व्यक्ति अथवा आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु को न मारे। देखिए ये सब विचार कहीं ना कहीं ये यूरोप वालों ने अपने ऊपर क्रेडिट ले लिया है इनका, जबकि ये सब विचार हमारे यहाँ महाभारत में लिखे गए हैं। ये बात आपको पढ़ के समझ में आ गई होगी। हमारे यहाँ ये सारे नियम जो थे वो महाभारत में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये सब न्याय युद्ध वाली परिकल्पना हमारे भारत में सदियों से रिवाज रही है, कोई नई बात नहीं है। बस वही है, यूरोप वालों ने अपने अमेरिका वाले यूरोप वाले अपने आप को आधुनिक दिखाते हैं, परंपराओं में आधुनिक बताते हैं, लेकिन हकीकत ये है ये सारे जो दर्शन वाले सिद्धांत हैं, सारे युद्ध की नीति वाले सिद्धांत हैं, ये सब सिद्धांत हमारे भारत की ही देन है। अगर आप थोड़ा सा अपने प्राचीन इतिहास को, पुरातन इतिहास को उठाकर देखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ बताई गई हैं। अब जैसे बताया गया है बल प्रयोग तभी किया जाए जब बाकी उपाय असफल हो, यानी कि हथियार तभी उठाओ जब बहुत जरूरी हो जाए तभी उठाओ। तो ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। सुरक्षा की जो परंपरागत धारणा है वो खास करके इस बात पर बल देती है कि भाई यहाँ पर निरस्त्रीकरण होना चाहिए, अस्त्र नियंत्रण और विश्वास की बहाली होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपके माइंड में पहले क्लियर कर दूं, अस्त्र और शस्त्र वाली भावना, अस्त्र और शस्त्र वाला जो चीज सिस्टम है वो आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा तो समझ में अच्छे से आएगा। देखिए अस्त्र वो होते हैं जो फेंक कर चलाए जाते हैं, शस्त्र वो होते हैं जो हाथों से पकड़कर चलाए जाते हैं। जैसे अस्त्र का मतलब क्या है, जैसे हैंड ग्रेनेड है आज के टाइम में, ठीक है, मिसाइल है, ये अस्त्र में आएंगे। ठीक है, हैंड ग्रेनेड क्या किया हमने, फेंक दिया, फेंक के चलाया हमने। मिसाइल है, फेंक के चलाई हमने। रॉकेट लॉन्चर है, फेंक के चलाया। ठीक है, ये क्या है, अस्त्र में आ गए हमारे। ठीक है, शस्त्र में क्या है, हमारे पास मान लीजिए तलवार है, भाला है। ठीक है, तलवार वगैरह है हमारे हाथ में, सॉरी भाला गलत बोल गया मैं, भाला नहीं, तलवार है हमारे हाथ में, या फिर और भी कोई हथियार है हाथ में पकड़ के चलाने वाला, वो शस्त्र बोला जाएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा कि सशस्त्र फोर्स, सशस्त्र पुलिस बल, सशस्त्र का मतलब क्या होता है, उनके हाथ में जो हथियार होते हैं, राइफल वगैरह, क्योंकि राइफल फेंक के नहीं चलाई जाती है। AK-47 ऐसा थोड़ी ना है, उसे AK-47 को दुश्मन की तरफ फेंक के तब चलाएंगे, नहीं, हाथ में पकड़ के तो चलाते हैं हम, तो वो शस्त्र में आएंगे। भाई मिसाइल है जो है आपकी, ठीक है, या फिर ये रॉकेट लॉन्चर वगैरह है, ये सब क्या है, अस्त्र में आ जाते हैं, अस्त्र वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। तो अस्त्र शस्त्र का डिफरेंस आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा, और खास करके बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी इसलिए मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया होगा। तो यहाँ पर निरस्त्रीकरण की बात हो रही है, अस्त्र नियंत्रण या विश्वास बहाली की बात हो रही है, तो क्यों हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि दुनिया के कुछ देशों ने अपनी मनमर्जी चलाई है, खास करके अमेरिका जैसे देशों ने। कैसे चलाई है, आपको पता होगा वियतनाम वार में अमेरिका ने सारी क्रूरता की हदें पार कर दी थी। किस तरह से उसने जो है नापाम नाम के केमिकल का, ऑरेंज ब्लू नाम के केमिकल का, नापाम एक आपको पता है ज्वलनशील पदार्थ था, जो कि अगर ह्यूमन बॉडी पे चिपक जाता था तो वहीं पर ह्यूमन बॉडी की जो खाल है उसको भी जला देता था। ठीक है, और जो है आप यहाँ पर एजेंट ऑरेंज जो है उससे जो है पूरे पेड़ पौधों की जो पत्तियां खत्म हो जाती थी, मर जाती थी। यानी कि भारी संख्या में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा अमेरिका ने किया है, रसिया ने किया है। बड़े बड़े जो देश हैं आज दिखाते फिर रहे हैं कि हम बहुत अपने आप में शुद्ध हैं, हम अपने आप में बहुत अच्छे वाले हैं, आचरण वाले हैं, तो एक भी अच्छे आचरण वाले नहीं है। ठीक है, ये बात आप पढ़ चुके हैं इतिहास में। साथ ही साथ आपने देखा होगा, अभी नहीं पहले के समय में ऐसा होता था, जैविक युद्ध, जैविक हथियार। जैविक का मतलब क्या है, कोई हम वायरस वगैरह लेकर आए, वायरस किसी क्षेत्र में जाके छोड़ दें तो वह क्या होता है, लाखों की संख्या में लोग मर जाते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जब स्पेन के निवासी अपने जो है नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में गए, अमेरिका कॉन्टिनेंट वाले रीजन में गए, तो स्पेन के अपने साथ क्या लाए, वायरस जो लेकर आए स्पेन के निवासी, तो उनकी वजह से क्योंकि स्पेन वाले लोगों की प्रतिरोधक क्षमता जनरेट हो गई थी तो वो तो झेल गए उसको, लेकिन वहां पर अमेरिका कॉन्टिनेंट वाले पूरे के पूरे जो भी वहां पर मूल निवासी थे वो खत्म हो गए।
ये बात आप पढ़ चुके हैं। और भी बहुत सारे युद्धों में क्या है, इस तरह के वायरस का प्रयोग किया गया है। हाल का जो कोविड-19 है, उसको भी यही बोला जा रहा है, बहुत सारे विशेषज्ञ वैज्ञानिक यही बोल रहे हैं कि चाइना कहीं ना कहीं जैविक हथियार तैयार कर रहा था। वो वायरस जो लीक हो गया, लीक होने के चक्कर में दुनिया भर में फैल गया, लेकिन चाइना क्या कर रहा था, एक जैविक हथियार पर प्रयोग कर रहा था। ऐसी बातें तो बताई गई हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये इन सब के निरस्तीकरण की यहाँ पे बात कही गई है। 1972 में एक आपकी संधि हुई है यहाँ पर, ठीक है, यानी जिसका नाम है बायोलॉजिकल वीपन्स कन्वेंशन, ये 1972 में हुआ है। 1992 में आपका जो हुआ है रासायनिक हथियार संधि यानी केमिकल वीपन्स कन्वेंशन हुआ है। तो इनमें ऐसे हथियारों को बनाना रखना प्रतिबंधित कर दिया है। और अभी आप देखेंगे तो 155 से ज़्यादा देश उन्हें यहाँ पर BWC जो है यानी बायोलॉजिकल वीपन्स कन्वेंशन जो है, और 181 देशों ने केमिकल वीपन्स कन्वेंशन इन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। यहाँ पर इनमें महाशक्तियाँ भी शामिल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि महाशक्तियों ने इस्तेमाल नहीं किया है। अक्सर करके महाशक्तियों ने यहाँ पर अपना इस्तेमाल किया है, लेकिन हाँ फिर भी कुछ हद तक ये जो संधियाँ हुई हैं इसके जरिए जो छोटे मोटे देश हैं लगातार ऐसी गतिविधियाँ करने की सोचते हैं या लगातार उनके संघर्ष बने रहते हैं, उन संघर्षों में वो देश इस तरह के हथियारों का प्रयोग करने का सोच भी नहीं सकते हैं संधियों के जरिए। ठीक है, तो ये नोट में आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपको ये तो पता है USA USSR दोनों ने ही परमाणु हथियार जबरदस्त तरीके से अपने परमाणु हथियारों का वृद्धि की है, परमाणु हथियार बढ़ाए हैं। तो जरूरी ये हो गया था, इनके लिए भी जरूरी ये हो गया था कि परमाणु हथियारों को के प्रयोग पर भी रोक लगाई जाए। तो ऐसे में यहाँ पर क्या था, एक अगला नोट आप डाल लेना यहाँ पर, अगला नोट कि सन 1972 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि हुई है। इसके जरिए अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका गया है। यानी आप जो इंटरसेप्टर या रक्षा कवच के रूप में उन्हें प्रयोग नहीं करेंगे। अब मान लीजिए कोई छोटा मोटा हमला हो जाता है और आप ABM यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल यूज नहीं करेंगे। बैलिस्टिक का मतलब क्या होता है कि बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर जाकर प्रहार कर सकती है, इसकी रेंज बहुत लंबी होती है, ये बात आपको पता होगा। और साथ ही साथ ये संधि जो हुई इसके जरिए और भी बातें हुई कि आप इसमें सीमित मात्रा में करेंगे, प्रोडक्शन अब ज़्यादा नहीं करेंगे। इसके अलावा अमेरिका और सोवियत संघ ने बहुत सारे जगहों पर और हस्ताक्षर किए हैं, जैसे स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी है एक इनकी, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है इनकी, NPT हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगला नोट करके और लिख लेना कि ये नोट अगला और बना देना, यहाँ पर नोट ही नोट चलेंगे आपके, ठीक है, कि अमेरिका और सोवियत संघ ने इनके लिए फिर किस किस पर किए हैं, इन सब पर किए हैं। एक अगली जो संधि हुई है वो है परमाणु अप्रसार संधि हुई है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हुई है, NPT हुई है, परमाणु अप्रसार संधि 1968 में। इसके जरिए क्या है, किसी नए देश को परमाणु परीक्षण करने से रोका गया है इसके जरिए, ठीक है। और कुछ एक चुनिंदा देशों को ही परमाणु हथियार रखने की अनुमति दी गई है इसके जरिए, परमाणु अप्रसार संधि के जरिए, ठीक है। ये नोट में आप लिख लेना यहाँ पर। तो ये भी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस संधि में ये बात कही गई थी कि 1967 से पहले जिन्होंने परमाणु हथियार बना लिए हैं या उनका परीक्षण कर लिया है वो अपने आप पास हथियार रख सकते हैं। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं। और जिन्होंने मान लीजिए नहीं किया है, 1967 के बाद किया है, तो वो नहीं रख सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसे इंडिया ने हमारे परीक्षण किया, इंडिया ने फिर उस रूल को तोड़ दिया, इंडिया ने जो है परमाणु हथियार डेवलप किए, ये बात आपको पता है। तो ऐसा नहीं है कि जो संधि हो गई, संधि जो है संधि ने सभी देशों को रोक लिया है, कुछ देशों ने अपने हथियार बनाए भी हैं। जैसे इंडिया ही एक एग्जाम्पल है, पाकिस्तान एक एग्जाम्पल है, जिन्होंने 1967 के बाद हथियार डेवलप किए हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यही चीज़ें बताई गई, इसकी खामियां बताई गई हैं। जो आपकी NPT जो हुई है यानी कि आपकी परमाणु अप्रसार संधि हुई है, उसकी कमियां बताई गई। कमियां ये है कि भाई ये जो संधि हुई है इसने हथियारों को समाप्त नहीं किया, हथियारों को कम नहीं किया, लेकिन इन्हें हासिल कर सकने वाले देशों की संख्या कम जरूर कर दी। यानी कि चुनिंदा देशी, गिने चुने देशी अब ये रख सकते हैं, छोटे मोटे देश नहीं रख सकते हैं। कुछ चुनिंदा देशों को ये अनुमति दी गई है कि वो इस तरह के हथियार अपने पास रख सकते हैं, ये जरूर इसने किया है। आगे बढ़ते हैं। अगली तरीका यहाँ पर ये बताया गया है, अगला तरीका जो देखिए मैं पॉइंट तो मैं भूल गया, अपना पॉइंट अब आप डाल लेना। अगला तरीका पारंपरिक धारणा में बताया गया है विश्वास बहाली करके, यानी संचार कायम करके, जिससे के जरिए हम हिंसा को कम कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम अपना जो राजनयिकों के जरिए अपना जो डेलीगेशन वगैरह जो भेजकर, अपना प्रतिनिधित्व मंडल भेजकर जो बातों पर यानी कि किसी विवाद पर, किसी मसले पर बातचीत करके जो चीज़ें निपटा सकते हैं, उससे बेटर कुछ भी नहीं है। जैसे विंस्टन चर्चिल का कथन याद होगा, हथियार लड़ाने से बेटर क्या है, जुबान लड़ाई जाए। तो बेटर यही है कि हम अपने जुबानी जंग लड़कर अपनी जो भी हमारी जो भड़ास है, जो भी हमारी कटुता है, उसको हम निकाल लें और अपनी जो है विश्वास कायम करके अपने देश में शांति कायम करें। तो तभी कहीं ना कहीं यहाँ पर देश आगे बढ़ पाएगा।
यानी कि यहाँ पे बताया कि विश्वास कैसे बहाल होगा। विश्वास ऐसे बहाल होगा कि मान लीजिए हमारे आसपास के छोटे छोटे देश हैं, अब छोटे छोटे देश हैं, उन्हें डर लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं इंडिया हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, ठीक है, उन्हें लगता होगा ऐसा, तो उन्हें बताएं हम कि हमारी देश की जो आर्मी है वो केवल अटैक के लिए नहीं बनी है, सामाजिक कार्यों के लिए भी बनी है। यानी हमारी आर्मी केवल अटैक के लिए नहीं बनी, हमारी आर्मी जो है विपदाओं में, यानी जब हमारे यहाँ जो कोई विपदा आ जाती है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, वहाँ पर भी कार्य करती है। कहीं जो है कोई सोशल वेलफेयर के कार्य हैं वो भी कार्य करती है, उन्हें बताएं, ठीक है, कि हमारी आर्मी और क्या क्या कर रही है। तो इससे उनके मन में जो भय बना हुआ है वो भय कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आश्वासन देने की बात है। तो यहाँ पर ये भी क्लियर करें कि हमारे पास कितना सैन्य बल है। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आश्वस्त होंगे देश और कहीं ना कहीं इस तरह के हमले वगैरह की बातें रुक जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर हमने देखा है कि भाई कि यहाँ पर जो पारंपरिक धारणा क्या है, पारंपरिक धारणा में क्या है, मुख्य रूप से सैन्य बल के प्रयोग अथवा सैन्य बल के प्रयोग की आशंका से संबद्ध है। यानी कि माना यह जाता है कि सैन्य बल से सुरक्षा को खतरा पहुंचता है और सैन्य बल से ही सुरक्षा को कायम रखा जा सकता है। ये बातें यहाँ पर निकल कर आई हैं। पहली बात तो ये निकल कर आई है कि सैन्य बल से किसी देश को सुरक्षा को खतरा पहुंचता है, ये बात तो है ही है। जैसे चाइना वाले लगातार अपनी आर्मी बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारे लिए खतरा तो है ही है, लेकिन अगर हम भी अपनी आर्मी बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी सुरक्षा को कायम भी कर सकते हैं। दोनों ही बातें हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ कार्टून और आए हैं, उन कार्टूनों को फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले कार्टून आया है आपका, यहाँ पर ये कार्टून आया है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अमेरिका, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश दिखाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ छोटे छोटे देश हैं जो भी ये भी दावा करते हैं कि हमने भी परमाणु परीक्षण कर लिए हैं। जैसे ये भाई नॉर्थ कोरिया वाले हैं, छोटू दिखाए गए हैं, ईरान वाले दिखाए गए हैं। और जो धुआं दिखाया गया है, ये धुआं साइन है, परमाणु शक्ति का साइन है ये, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ये। तो ये धुआं नहीं है, ये साइन दिखाया गया, उसका न्यूक्लियर होने का साइन दिखाया गया। तो देख रहे हैं कि भाई ये भी चौंक रहे हैं कि भाई छोटे छोटे देश हैं, इन्होंने भी परमाणु परीक्षण कर लिए हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे कार्टून यहाँ पर ये दिखाया गया है, अगला कार्टून ये वाला, ठीक है, तीसरी दुनिया के हथियार। यहाँ पर एक व्यक्ति क्या है, एक व्यक्ति परमाणु हथियार में से कुछ अपने खाने के लिए चीजें बटोर रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है, तीसरी दुनिया के हथियार का मतलब क्या है कि ऐसे देश जो उपनिवेशी देश थे, जिनके यहाँ आज भी किल्लत बनी हुई है खाद्यान्न की, वो देश भी इस परमाणु हथियारों की होड़ में आगे आ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, आपका भारत हुआ, पाकिस्तान हुआ, तीसरी दुनिया के देश हैं, लेकिन क्या है कि भाई भारत के सामने मजबूरी है, भारत की विशाल भौगोलिक सीमा है, लेकिन पाकिस्तान के सामने मजबूरी नहीं है। पाकिस्तान तो बिल्कुल ना रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं, उन्हें तो बराबरी करनी है इंडिया से। बराबरी करने के चक्कर में चाहे हम भूखे मर जाएं, ठीक है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो भी बताया गया कि भाई वहाँ के नागरिक किस तरह से रोटी रोजरी के लिए जूझ रहे हैं और आप लगातार इन सब पर व्यर्थ में रुपए खर्च करते जा रहे हैं, ये यहाँ पर बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला है टेरर मीटर। अब टेरर मीटर बताया गया है कि भाई कौन सा देश में क्या है। यहाँ पर बताया लो, ठीक है, गार्डेड, एलिवेटेड, हाई, सेवर, ये सब बताया गया है कि भाई कितना टेरर मीटर है, आतंक कौन सा पैमाने पर है, आतंक के कौन से पैमाने पर है, ये सब चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। अगला है दृश्य अमेरिका का। अमेरिका में यहाँ पर अमेरिका के नागरिक ये यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, क्या हमें शांति विभाग बनाने के लिए कुछ डॉलर मिल सकते हैं। ये कह रहे हैं भाई शांति अहिंसा विधेयक पारित करने के लिए हम कुछ पैसा मिल सकता है। तो ये कहते हैं नहीं, ये तो हम इतना यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, इतना तो हम इसे बियर नहीं कर सकते हैं। यानी ये कह रहे हैं अमेरिका वाले, अमेरिका की जो भी है प्रशासनिक तंत्र, वो कह रहा है नहीं, हम ये नहीं झेल सकते हैं खर्चा। लेकिन साइड में 300 अरब डॉलर इराक युद्ध पे खर्च कर रहे हैं, भूतपूर्व सैनिकों पर इतना खर्च कर रहे हैं, सालाना रक्षा बजट इनका इतना हैवी है, अफगान युद्ध पर 100 अरब खर्च हो गए इनके, लेकिन फिर भी देश में एक शांति विभाग बनाने पर ये खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि देश कितना संवेदनशील है अपने देश के नागरिकों को शांति में धकेलने के लिए, शांति की राह पर ले जाने के लिए। ये बातें यहाँ पर बताई गई हैं। अगली हेडिंग है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। ये तो ऊपर वाली धारणा आपने पारंपरिक वाली पढ़ ली। अब अपारंपरिक धारणा जो है नवीन धारणा। अपारंपरिक का मतलब क्या है कि जो वर्तमान में धारणाएं बनी हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अपारंपरिक जो धारणाएं बनी हैं, यहाँ पर मानवीय अस्तित्व को खास करके पहचाना गया है। मानव के जीवन को, मानवीय मूल्यों को ज्यादा महत्व दिया गया है। किसी देश से ज्यादा यहाँ पर महत्व किसे दिया गया है? मानव को दिया गया, मनुष्य को दिया गया है। यानी कि यहाँ पर इन सब खतरों को यहाँ पहचाना गया है कि भाई ये सब खतरे मानव पर हैं, मानवीय जीवन पर हैं। यानी यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि भाई सुरक्षा की बात जो लगातार कही जा रही है, सुरक्षा करेंगे, किन चीजों की सुरक्षा होगी, किन खतरों से सुरक्षा होगी और सुरक्षा के तरीके क्या होंगे, ये सब प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। यानी ये तो कहा जा रहा है सुरक्षा करेंगे हम, ये खतरों से सुरक्षा करेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल देते हैं, आपके देश में 1975 में इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी के दौरान पूरा देश जो था
पूरा इंडियन आर्मी के अधीन आ गया, ये बात आपको पता है, यानी कि सैन्य शासन के अधीन आ गया, पूरा पुलिस प्रशासन के अधीन आ गया देश। अब सरकार जनता से तो कह दिया गया आपके यहाँ अन्य जो है यहाँ पर आंतरिक गड़बड़ी को लेकर शासन लगाया गया है, इस तरह का जो है आपातकाल लगाया गया। अब जनता को पता ही नहीं भाई हमारी सुरक्षा हो किससे रही है, कहीं से सुरक्षा हो रही है हमारी। सुरक्षा का तरीका ये थोड़ी ना हो सकता है कि आप हम पे गन रख दो, हमारे सर पर गन तान दो, ये तरीका थोड़ी ना हो सकता है। तो यहाँ पर वही सब चीजें हैं। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में यहाँ पर भू क्षेत्र और संस्थाओं सहित राज्य की को संदर्भी माना जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि संदर्भ क्या है, किस संदर्भ में यहाँ पर राज्य जो है लगाना चाह रहा है वो तो हमें बताओ कि भाई आप सुरक्षा का हवाला दे रहे हो, सुरक्षा की बात कर रहे हो, कौन सा सुरक्षा का संदर्भ है आपका, संदर्भ तो बताओ, हमें क्लियर तो करो कि भाई नागरिकों की सुरक्षा क्यों करना चाह रहे हो, क्यों हमारे आपको लग रहा है नागरिकों की सुरक्षा जो है खतरे में है, आप रीजन तो दो। तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि भाई सिर्फ राज्य ही नहीं, यहाँ पर व्यक्तियों और समुदायों या कहें कि समूची मानवता को सुरक्षा की जरूरत है। यानी कि आपकी जो अपारंपरिक जो अवधारणा है सुरक्षा की, वहां पर साफ साफ कहा गया है कि किसी देश से ज्यादा देश के नागरिकों को वहां पर सुरक्षा की जरूरत है। यहाँ पर ये बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से कही गई है। यानी कि यहाँ पर यही नारा दिया गया है कि भाई मानवता की सुरक्षा ही जो है आपकी वर्तमान में विश्व की सुरक्षा है। यानी आपकी मानवता बची रहेगी, विश्व बचा रहेगा। एक एग्जाम्पल आप जानते हैं कि भाई परमाणु युद्ध होगा, तमाम लोग मारे जाएंगे और मानवता का विनाश हो जाएगा, और परमाणु युद्ध नहीं होगा तो मानवता बची रहेगी और विश्व की भी सुरक्षा हो जाएगी। तो यहाँ पर वही है कि भाई ये सब चीजें बताई गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया है कि लेकिन सुरक्षित राज्य का मतलब हमेशा सुरक्षित जनता से नहीं होता है। ये बात आप जानते होंगे, अक्सर तमाम देश जो हैं अपने सैन्य शासन पर बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। जैसे आपके सामने नॉर्थ कोरिया वाले हो गए, नॉर्थ कोरिया वाले जोर शोर से अपने जो है सैन्य खर्चे पर जो है कटौती नहीं करते हैं, अच्छा खासा खर्च करते हैं, लेकिन वहाँ की जनता लगातार त्रस्त है, लगातार जनता जो है कहीं ना कहीं दबाव में जी रही है, लगातार एक जो साय में जी रही है। तो कहीं ना कहीं ये सुरक्षा, इस सुरक्षा का मतलब क्या हुआ, यानी आप सैन्य हथियारों पर लगातार खर्च करते जा रहे हैं, जनता की जरूरतों पर ध्यान नहीं दे रहे, तो ऐसी सुरक्षा का क्या मतलब है, ठीक है। तो यही सब चीज है, यानी कि यहाँ पर सही यही सब चीजें बताई गई हैं कि भाई सच्चाई यही है कि विदेश जो है पिछले 100 वर्षों में जितने लोग विदेशी सेना के हाथों मारे गए हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग खुद अपनी ही सरकारों के हाथों में खेत रहे हैं। बिल्कुल बात सही है, यानी कि विदेशी सरकारों से जितने लोग नहीं मारे गए होंगे उतना क्या है लोग जो अपने सिस्टम से ही, अपने देश के सिस्टम से ही मारे गए हैं, चाहे भूखे से मारे गए हों, अकाल से मारे गए हों, ये सब क्या है, ये सब आधा तो इसी में ही है। यानी कि यहाँ पर वही सब चीजें, यहाँ पर मानवता की सुरक्षा ही यहाँ पर सबसे प्राथमिक लक्ष्य रखा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बात पर मतभेद है कि ठीक ठीक ऐसे कौन से खतरे हैं जिनसे व्यक्तियों को बचाया जाना चाहिए। इन बातों को लेकर मतभेद है, लेकिन यहाँ पर अपनी अपनी राय भी है, मतभेद ज्यादा स्पष्ट नहीं है लेकिन राय अपनी अपनी है। यानी कुछ लोगों का मानना यह है कि व्यक्तियों को हिंसा खतरों यानी खून खराबे से बचाने के लिए यहाँ पर होना चाहिए, कुछ लोग ये मानते हैं। अब जैसे कोफी अन्नान जो कि महासचिव रह चुके हैं, भूतपूर्व महासचिव यूएन के रह चुके हैं, इनका कहना यह है कि व्यक्तियों और समुदायों को खून खराबे से बचाना ही हमारी क्या है सुरक्षा का महत्वपूर्ण पहलू होना चाहिए। अब जो मानवता की सुरक्षा का व्यापक पहलू देने वाले लोग हैं, यानी कि मानवता की सुरक्षा की पैरोकारी करने वाले व्यापक नजरिया रखने वाले लोग हैं, उनका मानना यह है कि खतरों की सूची में हमारे लिए अकाल है, महामारी है, आपदाएं, इनको शामिल किया जाना चाहिए। यानी कि जो लड़ाई दंगे को छोड़कर अब ये भी सुरक्षा में शामिल करो। भाई वर्तमान आधुनिक समाज के लिए हमारे लिए ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। भाई कोई व्यक्ति मान लीजिए अकाल में खाने को नहीं मिलेगा तो बचेगा कैसे, महामारी है, बीमारी में सरकार अगर मदद नहीं करेगी तो उस बीमारी से लड़ेगा कैसे, आपदा आ गई, आपदा के दौरान सरकार मदद नहीं करेगी तो उस आपदा से उभरेगा कैसे। तो ये भी जरूरी है, ये सुरक्षा के नए आयामों में इन्हें भी देखना जरूरी है। केवल लड़ाई दंगे को ही देखना जरूरी नहीं है, मारपीट को देखना जरूरी नहीं है, इनको भी यहाँ पर पूरा यहाँ पर समर्थन देना जरूरी है। तभी हमारे नागरिक जो है, हमारी मानवता जो है डेवलप हो पाएगी, आगे बढ़ पाएगी। साथ ही साथ आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, ठीक है, आतंकवाद से भी निपटना है, हमें जनसंहार, इन सब से भी निपटना है। यानी प्राकृतिक आपदा भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बताया गया है यानी मानवता की सुरक्षा के व्यापकतम अर्थ में आर्थिक सुरक्षा और मानवीय गरिमा की सुरक्षा को भी शामिल किया जाता है। यानी ये अगला पॉइंट आप नोट कर लेना, ठीक है। यानी यहाँ पर ये भी शामिल किया जाता है और ये पॉइंट भी नोट कर लेना। यानी आपके अपारंपरिक में ये लोग बिल्कुल ऐसा सोचते हैं कि ये सब चीजें भी ऐड की जाएं। आप मान लीजिए लड़ाई झगड़ा तो आप ऐड कर ही चुके हो यहाँ पर सुरक्षा के मामले में, लेकिन ये भी यहाँ पर ऐड किया जाए, यानी कि यहाँ पर अभाव से मुक्ति हो और भय से मुक्ति हो। यानी अभाव, किसी चीज का अभाव ना होना चाहिए। जैसे खाद्यान्न है, खाद्यान्न की जरूरत है तो खाद्यान्न का अभाव ना हो, ठीक है। और जो भय बना हुआ है किसी बीमारी को लेकर, किसी समस्या को लेकर, उस भय का भी निदान किया जाए। इसके अलावा यहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग वाले खतरे हैं, जैसे वैश्विक ताप वृद्धि है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है, एड्स, बर्ड फ्लू जैसी महामारियां हैं, बीमारियां हैं, इनके प्रति भी हम जो है यहाँ पर आगे निकल कर आए। और इनकी धारणा जो है 1990 के दशक में प्रबल हुई है। खास करके
जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग पे हम सबको सोचना चाहिए। जैसे ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ जाती है तो उससे क्या होगा, बांग्लादेश का 20% हिस्सा डूब जाएगा, मालदीव और थाईलैंड, मालदीव तो पूरा डूब जाएगा और थाईलैंड का लगभग 50% हिस्सा डूब जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कहीं ना कहीं इन सब मुद्दों पर भी ध्यान देना जरूरी है। ये भी मुद्दे कहीं ना कहीं हमारे जो है सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, जो पारंपरिक धारणा है, पारंपरिक धारणा में मुद्दों को यहाँ पे जगह नहीं मिली है। लेकिन जो अभी नवीन धारणा है, नवीन धारणा में यहाँ पर जो सुरक्षा के पैरोकार हैं, सुरक्षा पर विश्लेषण करने वाले व्यक्ति हैं, वो इन सब मुद्दों के बारे में भी वह यहाँ पर अपने अपने तर्क रख रहे हैं, अपने अपना नजरिया पेश कर रहे हैं। तो सरकार को यहाँ पर इन पर भी ध्यान देना चाहिए। अब अगली हेडिंग आपकी जो है ये है खतरे के नए स्रोत। हमारे जो नए स्रोत हैं यहाँ पर खतरे के, इनमें हमने जो खास करके एक महत्वपूर्ण पहलू को ध्यान में रखा है वो है हमारा मानवता की सुरक्षा और खास करके विश्व की सुरक्षा। यानी कि हमारे जो नए स्रोत हमारे ये मानते हैं किसी भी देश में, किसी देश की सुरक्षा से ज़्यादा वहाँ के नागरिकों की सुरक्षा होनी चाहिए। यानी क्योंकि एक देश जो होता है वह वहाँ के नागरिकों से, वहाँ पर रहने वाले लोगों से मिलकर बना होता है। अगर वहाँ के नागरिक ही सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर सीमाओं को सुरक्षित करने से क्या फ़ायदा है। जबकि पारंपरिक वालों में हमने क्या देखा था, पारंपरिक वालों में हमने केवल और केवल वहाँ पर देखा था कि भाई जो बाह्य खतरों के रूप में जो सैन्य लड़ाइयाँ वगैरह हैं, आंतरिक खतरों के रूप में वहाँ पर गृह युद्ध वगैरह हैं, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। लेकिन नए स्रोतों में हमें कुछ और भी दृष्टिकोण देखने को मिलेंगे, जो दृष्टिकोण पहले के समय में नहीं थे लेकिन अभी के समय में हमें वो भी देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर दो पक्ष आपको निकलने के सामने आते हैं कि भाई मानवता की सुरक्षा होनी चाहिए और विश्व की सुरक्षा होनी चाहिए। तो ये दोनों जो पक्ष हैं इनकी प्रगति लगातार बदलती रही है। अब जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा पुराने समय में आतंकवाद वाली धारणा नहीं थी, टेररिज्म वाली धारणा पुराने समय में नहीं थी। खास करके तब टेररिज्म का ज़्यादा जो है बोलबाला नहीं था, यानी लड़ाइयाँ होती थी, कबीलाई झगड़े वगैरह होते थे। खास करके जो आप देखेंगे वहाँ पर लूटमार भी होती थी, सब कुछ होता था। लेकिन आतंकवाद वाली जो अवधारणा जो आपकी निकली है ये नई सदी की अवधारणा है, यानी पुराने समय में आपको देखने को नहीं मिलेगी। आतंकवाद का मतलब साफ साफ है किसी देश के नागरिकों को टारगेट करके वहाँ के नागरिकों को जो है अस्त व्यस्त करना, उनके जीवन को अस्त व्यस्त करना, सरकार पर दबाव डालना। तो ये सब चीज़ें आपने देखा होगा, यानी यहाँ पर वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। कोई राजनीतिक संदर्भ स्थिति नापसंद हो तो आतंकवादी समूह से जो है बल प्रयोग के दम पर या बल प्रयोग की धमकी देकर बदलना चाहते हैं। खास करके इसमें टारगेट कौन बनाया जाता है, टारगेट यहाँ पे बनाया जाता है जनमानस को। खास करके जनमानस को आतंकित करने के लिए इस तरह की घटनाएं दोहराई जाती हैं, इनकी पुनरावृत्ति की जाती है। और ये सब जो आतंकवाद वाला जो नया स्वरूप देख रहे हैं, ये आतंकवाद का स्वरूप जो आप देख रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे नागरिकों को टारगेट क्यों किया जाता है, इसका जवाब भी आपको ऊपर मिल चुका है। क्योंकि नागरिक एक सॉफ्ट कॉर्नर है, तो सॉफ्ट कॉर्नर के जरिए क्या होता है, सरकार पर उचित मात्रा में दबाव बनाया जा सकता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं बॉम्ब ब्लास्ट करवाते हैं, जैसे विमान अपहरण है, भीड़ भरी जो जगह है वहाँ पर रेलगाड़ी वगैरह में वहाँ पर बम वगैरह लगाना, ये सब गतिविधियाँ ये करवाते हैं आतंकवाद की। तो ये सब गतिविधियाँ आपने देखी हैं, इनके बारे में पढ़ा भी है। आपने ये भी देखा है कि 9/11 में जो हमला हुआ है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, उसके क्या क्या परिणाम हुए हैं, कितने लोग मारे गए हैं, क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं, वो भी आप पढ़ चुके हैं। खास करके आप देखेंगे कि आपके जो अभी के समय में गुजरे वक्त में यहाँ पर देखेंगे आतंकवाद की जो ज़्यादातर घटनाएं जो हुई हैं वो मध्य पूर्व में हुई हैं, यूरोप में देखने को मिली हैं, लैटिन अमेरिकी देशों में मिली हैं और खास करके दक्षिण एशियाई देशों में ये घटनाएं आपको देखने को मिली हैं। यानी कि जो आतंकवाद वाला मुद्दा है ये भी अभी नया मुद्दा निकल कर आया है और इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। यानी पुराने समय में हमें आतंकवाद देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन नवीन परिस्थितियों में आतंकवाद का भी जन्म हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला हमारा टॉपिक इसमें निकल कर आता है मानवाधिकार। सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है मानवाधिकार। देखिए मानवाधिकार को हमने यहाँ पर 3 टाइप में डिवाइड कर लिया है, 3 कोटियों में डिवाइड कर लिया है। यहाँ पर पहला प्रकार यहाँ पर जो बताया गया है, पहला है यहाँ पर राजनीतिक अधिकार, यानी यहाँ पर हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी, सभा करने की आज़ादी, जो कि आपके संविधान में आपको प्रदत्त है, ये आपका जो है राजनीतिक अधिकार है। दूसरी कोटि के अधिकार जो होते हैं ये आर्थिक और सामाजिक अधिकार हैं। आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की जो बात कही गई है आपके नीति निर्देशक तत्वों में कही गई है। अगर आप उठा के देखें नीति निर्देशक तत्व जो है DPSP जो आपके हैं उन्हें आप पढ़ें तो वहाँ पर आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की बात कही गई है। अगली बात जो है आपकी यहाँ पर बताया गया है तीसरी कोटि में उपनिवेशीकृत जनता और खास करके जातीय और मूल निवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार आते हैं। तो ऐसे करके 3 तरह के अधिकार हैं। अब देखिए यहाँ पर जो अल्पसंख्यक कैटेगरी के अधिकारों की बात जो हुई है और खास करके कुछ जनजातीय समूह हैं उनके अधिकारों की बात जो हुई है, उनके बारे में भी हमारे संविधान ने अश्योर किया है, हमारे संविधान में लिखा गया है।
आपने अगर देखा होगा तो यहाँ पर आप पाएंगे कि भाई यहाँ पर जो आपके माइनॉरिटी कम्युनिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए यहाँ पर आपका आर्टिकल 29 और 30 यहाँ पर इसीलिए रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपने ये भी देखा होगा कि जो आपकी जनजातीय समूह है, भारत की जनजातियाँ हैं, यहाँ पर मूल्यवासी समूह हैं, उनके लिए भी अधिकारों की जो आपकी देखेंगे, उनके लिए भी अधिकारों की बात आपके संविधान में कही गई है, उनके लिए आरक्षण वगैरह का प्रावधान भी किया गया है। यानी हमारा संविधान कहीं ना कहीं सारे पहलुओं को कवर कर रहा है, ये यहाँ पर आपको जानना जरूरी है। यानी हमारा जो संविधान इस हिसाब से लिखा गया है कि मानव अधिकार के जितने भी पहलू हैं वो सारे कवर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो बिरादरी है उसके सामने एक प्रश्न बना हुआ है कि वास्तव में इनमें से हम किस प्रश्न को यहाँ पर केंद्रीय प्रश्न माने, यानी कि हम यहाँ पर किसको केंद्रीय मुद्दा माने, आर्थिक और सामाजिक अधिकार को माने, या फिर हम यहाँ पर उपनिवेशीकृत या अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों को माने, या फिर हम ऊपर वाला जो मुद्दा निकल कर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर निकल कर आ रहा है अव्यक्त की आज़ादी वाला निकल के आ रहा है, इसको केंद्रीय मुद्दा माने। तो हमें इसे किसे यूनिवर्सल बनाएं। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने एक समस्या बनी हुई है कि किसे हम यहाँ पर मानवाधिकारों की संज्ञा में किसे यूनिवर्सल बनाएं। जबकि भारत में क्या है, भारत में अगर आप उठा के देखेंगे, भारत के संविधान का विश्लेषण करेंगे तो आप ये पाएंगे हमने लगभग सारे मुद्दों को कवर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे कुछ घटनाएं हैं जिनके बारे में बताया गया है, जिनका जिक्र किया गया है। सबसे पहली घटना है यहाँ पर रवांडा का जनसंहार। आपने देखा होगा 1990 के दशक में रवांडा में कैसा जनसंहार हुआ था, कुवैत पर इराक का हमला। उसके बाद आपने देखा है अमेरिका ने यहाँ पर इंटरफियर किया है। और जो आपका पूर्वी तिमूर है, यहाँ पर इंडोनेशियाई सेना का जो यहाँ पर चला था, यहाँ पर जो आप देखेंगे लगातार संघर्ष चला था। संघर्ष के उपरांत यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे मारे गए थे, वो भी आप देखेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर कुछ सवाल निकल कर आए हैं। अब सवाल यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेंगे कि आपने ये भी देखा होगा कि 1945 में आपका जो यूएन है इसका गठन हो गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हो गया है। तो कुछ लोगों ने यहाँ पर तर्क दिया है कि भाई यूएन का गठन इसलिए किया गया है ताकि दुनिया भर में शांति कायम रहे, दुनिया भर में शांति की एक उम्मीद कायम रहे। और वास्तव में यहाँ पर कुछ लोगों ने यह भी माना कि जो इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं, इस तरह के जो हालात क्रिएट हुए हैं, यहाँ पर यूएन को हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बात की यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बहस चल पड़ी है कि वास्तव में इस तरह के जो मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, तो ऐसे में हमने जो यूएन का गठन किया है 1945 में, तो यूएन को यहाँ पर निकल कर आना चाहिए या नहीं निकल कर आना चाहिए, ये यहाँ पर निकल कर आएगा। अब देखिए कुछ लोग तर्क देते हैं कि भाई यूएन का जो घोषणा पत्र है वो आपका इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को ये अधिकार देता है कि वह मानवाधिकारों की रक्षा करे, उनके लिए हथियार उठाए। और खास करके ऐसा हुआ भी है। खास करके आप इराक युद्ध यानी कि कुवैत और इराक वाला युद्ध अगर आप देखेंगे तो उस समय 34 देशों ने मिलकर यहाँ पे अटैक भी किया था। ठीक है, यानी कि जो आपका यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर उस समय जो हुआ था, तो यहाँ पर ऐसे करके निकल कर भी आए हैं यूएन के आदेश पर। लेकिन फिर भी अगर हम यूएन की स्थिति देखें तो यूएन की एक यहाँ पर एक अलग कंडीशन बनी हुई है। एक अलग कंडीशन ये बनी हुई है कि भाई जो मानवाधिकार उल्लंघन वाली बात है, यूएन यहाँ पर प्रबल रूप से नहीं रख पाता है। क्यों नहीं रख पाता है? रीजन क्या है? यहाँ पर कुछ इसमें ताकतवर देश भी शामिल हैं। तो ताकतवर देश क्या होते हैं? अपने फायदे के लिए खास करके मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं। जैसे अमेरिका की स्थिति देख लो। अमेरिका ने जो इराक में जो कार्रवाइयाँ की, केवल परमाणु बम का हवाला देकर, यानी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है वहाँ पर, ऐसा बोलकर अमेरिका ने वहाँ पर जो है लगातार हवाई हमले किए, हजारों की संख्या में वहाँ पर लोग मरे, भारी नरसंहार हुआ वहाँ पर। तो ऐसे में वहाँ पर यूएन भी इसे नहीं रोक पाया। ऐसी रसिया वगैरह है, यानी बड़े देशों पर ये किस तरह से इनमें लगाम लगाएं, ये यहाँ पर अभी यूएन की भूमिका यहाँ पर तय नहीं हो पाई है। ये हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर यूएन की जो भूमिका है खास करके कुछ हद तक छोटे देशों के लिए तो कारगर हो पाई है, लेकिन जो बड़े देश यानी खास करके आपका यूएसए, आपका सोवियत संघ, जो जिस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, जिस तरह की जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ यूएन ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। तो ये आपने पहला पहलू तो आपने यहाँ पर मानवाधिकार वाला पढ़ लिया। अब अगला पहलू यहाँ पर नया स्रोत निकल कर आ रहा है खतरे का। ये निकल कर आ रहा है वैश्विक निर्धनता, यानी ग्लोबली जो पॉवर्टी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब निर्धनता होगी तो निर्धनता में क्या होगा? असमानता होगी। असमानता होगी तो लोग अपने हक के लिए कहीं ना कहीं आवाज़ उठाएंगे, संघर्ष होगा। तो ऐसे करके आप देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है और किसी देश की बाहरी सुरक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। खास करके इसका एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ बांग्लादेश से। आपको पता है बांग्लादेश में निर्धनता जो है हमारे यहाँ से ज़्यादा है, निर्धनता का स्तर हमारे यहाँ से ज़्यादा है, अवसर भी कम है। तो आप देखेंगे बांग्लादेश के बॉर्डर से इंडिया में बहुत ज़्यादा पलायन होता है। बहुत ज़्यादा लोग जो अवैध रूप से प्रवास करते हैं, अवैध रूप से यहाँ पर हमारे भारत में एंट्री मारते हैं, ये आप देखेंगे। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के लिए समस्या है ही है, साथ ही साथ ये भारत के लिए भी समस्या क्रिएट हो रही है, क्योंकि भारत में तमाम प्रवासी जो है बिन बुलाए मेहमान की तरह घुस आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक आंकड़ा दिया गया है कि भाई विश्व की अगर जनसंख्या उठा के हम देखें तो यहाँ पर 760 करोड़ जो लोग हैं,
ये 21वीं सदी के मध्य तक इनकी संख्या जो है अभी कितनी है, अभी 760 करोड़ है, लेकिन 21वीं सदी तक इनकी संख्या जो है लगभग 1000 करोड़ क्रॉस हो जाएगी। और यहाँ पर इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि भाई जो आपकी अभी 760 करोड़ जनसंख्या है, इसमें से लगभग 330 करोड़, यानी कि यहाँ पर जो एक जनसंख्या, एक यहाँ पर एक बड़ा आंकड़ा बताया गया है, लगभग यहाँ पर 380 करोड़ के करीब जनसंख्या जो है, ठीक है। तो 380 करोड़ जनसंख्या जो है यहाँ पर वो केवल इन 6 देशों में निवास कर रही है। 6 देश कौन कौन से हैं आपकी? भारत, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में रह रही है, ठीक है। यानी विश्व की भी टोटल पॉपुलेशन है उसका 50% किन 3 देशों में है, सॉरी 3 बोल रहा हूँ, 6 देशों में है। तो आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, और जनसंख्या विस्फोट जब हो रहा है तो ऐसे में यहाँ पर हमारे लिए वास्तव में चिंता का विषय है। यहाँ पे कुछ बातें और कही गई हैं, यहाँ पर ये बताया गया है खास करके विकसित देशों के बारे में। देखिए, विकसित देशों ने अपनी जनसंख्या को सीमित किया है। विकसित देशों में जनसंख्या कम होने की वजह से क्या हुआ है, प्रति व्यक्ति वहाँ पर उच्च आय बढ़ गई है, जनसंख्या की वृद्धि कम है, तो यहाँ पर धनी देश क्या है, और ज़्यादा धनी होते चले जा रहे हैं, वहाँ पर उनके समूह जो है और ज़्यादा धनाढ्य होते जा रहे हैं। वहीं अपने भारत जैसे देशों की स्थिति देखें, यहाँ पर विकासशील देशों की स्थिति देखें जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी कि भाई यहाँ पर प्रति व्यक्ति जो आय है वो लगातार गिरती जा रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो प्रति व्यक्ति आय भी कम होती जा रही है। खास यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हम जो है, हमारे जो गरीब हैं वो और ज़्यादा गरीब होते चले जा रहे हैं। क्यों? रीजन क्या है? आपने ये भी पढ़ा होगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया था अर्थशास्त्र में, कि किसी व्यक्ति के पास 10 बीघा जमीन है, अब मान लीजिए उसके 2 बेटे हो जाते हैं, अब कितनी रहेगी, 5-5 बीघा आएगी हिस्से में, अब उनके भी 2-2 हो जाते हैं, तो फिर से 2.5 बीघा आ गई। यानी कि आप देख रहे हैं जमीन का एक टुकड़ा है, किस तरह से जमीन का टुकड़ा जो है छोटा होता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों पर दबाव पड़ेगा, संसाधनों पर दबाव पड़ेगा, लोग अपने आप गरीब होते चले जाएंगे। तो ऐसे में यही चीज़ें हमारे भारत पर अप्लाई होती हैं कि भारत में जनसंख्या बढ़ने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि हर व्यक्ति की आमदनी बढ़ेगी, हर व्यक्ति समृद्ध बनेगा, गरीबी उतनी तेजी से बढ़ेगी, और वो आप देख भी रहे हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिखाया गया है, एक यहाँ पर 2 तरह के जीवन दिखाए गए हैं, 2 तरह के जीवन ऐसे दिखाए गए हैं। एक पिक में यहाँ पर आप देख रहे हैं, कपल देख रहे हैं पूरा कैसे हंसते खेलते हुए निकल रहा है यहाँ से, और एक यहाँ पर दूसरा जो तस्वीर ये बता रही है कि एक व्यक्ति कितना उदास पड़ा है, यानी गरीब एक व्यक्ति है, कैसे जमीन पर बैठा हुआ है। तो 2 चेहरे आप दिखा रहे हैं, खुशहाली और बदहाली दोनों का करीबी रिश्ता है, ये दोनों यहाँ पर आप देख रहे हैं। यानी ये कहीं ना कहीं गैर बराबरी होने की वजह से इस तरह के पहलू आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में और भी कहा गया है, खास करके ये बताया गया है कि दुनिया भर में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो असमानता या फिर गरीबी जो है वो आपके दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलेगी। आपको ये तो पता होगा कि 0 डिग्री हमारा जो है, यानी 0 डिग्री जो विषुवत रेखा इक्वेटर है, वो उसके ऊपर वाला हिस्सा जो है नॉर्थ, ठीक है, और नीचे वाला जो है दक्षिण में बोला जाता है। तो दक्षिणी गोलार्ध के देशों में खास करके आपका जो एशिया का दक्षिणी पोर्शन आ जाता है, अफ्रीकी पोर्शन आ जाता है इसमें, ठीक है, और जो आपके दक्षिण अमेरिकी देश हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। तो खास करके इन देशों में अगर आप देखेंगे, इन देशों में एक चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सशस्त्र संघर्ष हुए हैं अफ्रीका में, खास करके यहाँ गरीबी भी ज़्यादा है। यहाँ पर ये हमें देखने को मिलेगा, यानी कि सबसे ज़्यादा असमानता आपकी जो है कहाँ पर व्याप्त है, ये आपकी दक्षिणी गोलार्ध में आपको देखने को मिलती है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर संघर्ष देखने की बात कही जाए तो सबसे ज़्यादा सशस्त्र संघर्ष जो है आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम 21वीं सदी की शुरुआत करें तो 21वीं सदी की शुरुआत में सबसे ज़्यादा जो लोग जो मारे गए हैं वो अफ्रीका में ही मारे गए हैं, यानी पूरी दुनिया में इतने लोग नहीं मारे गए हैं जितने अफ्रीका में संघर्ष के दौरान मारे गए हैं। दक्षिणी गोलार्ध के साथ समस्या भी अनेक है। समस्या ये है कि भाई शुरुआत में दक्षिणी गोलार्ध की अगर देशों की स्थिति अगर आप देखें, चाहे आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देशों की स्थिति देखें या आपके जो दक्षिणी एशिया के देशों की स्थिति देखें, ज़्यादातर देश यहाँ पर उपनिवेशी शासन के अधीन रहे हैं। तो उपनिवेशी शासन के अधीन रहने की वजह से क्या हुआ है कि यहाँ की जनता का शोषण हुआ है। शोषण होने की वजह से क्या है, जनता यहाँ पर इतनी ज़्यादा समृद्ध नहीं बन पाई है। ऊपर से यहाँ पर जो संसाधन वगैरह थे उनको ये लोग पहले लूट ले गए थे, तो इस वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं अवसर भी यहाँ पर कम रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, दक्षिणी गोलार्ध के देशों वाले लोग ये करते हैं, बेहतर अवसरों की तलाश में माइग्रेट करते हैं, प्रवास करते हैं, यानी किसी दूसरे देश वगैरह में एंट्री मारते हैं, और खास करके उत्तरी गोलार्ध के देशों में एंट्री ऐसे करके मार रहे हैं। यानी आपने सुना होगा एक कॉमन सा वर्ड है इंडिया में कि भाई अमेरिका चलते हैं, अमेरिका में बेटर रोजगार की तलाश है, या फिर किसी और देश में चलते हैं, वहाँ पर बेटर रोजगार है, अच्छी आबो हवा है, वहाँ पर खाने यानी कि अच्छा खासा हम आगे डेवलप करेंगे, इस तरह की बातें की जाती हैं। और तमाम लोग भारत को छोड़कर अमेरिका वगैरह में शिफ्ट भी हो गए हैं। तो इस बात का ही नमूना है कहीं ना कहीं दक्षिणी जो गोलार्ध वाले देश हैं वहाँ पर डेवलपमेंट अभी प्रॉपर रूप में हो नहीं पाया है, या डेवलपमेंट की गति काफ़ी धीमी रही है। तो इस वजह से तमाम लोग जो है उत्तरी गोलार्ध के देशों में, खास करके डेवलप्ड कंट्रियों में अपने रोजगार की तलाश में चले गए हैं। अब यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानून हैं, तो यहाँ पर
इनमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि आप्रवासी वो होते हैं जो अपनी मर्जी से अपना देश छोड़ते हैं, और शरणार्थी यानी रिफ्यूजी जिन्हें बोलते हैं, ये युद्ध, प्राकृतिक आपदा, राजनीतिक उत्पीड़न के कारण ये अपना देश छोड़ते हैं। तो खास करके जो अंतर्राष्ट्रीय कानून वगैरह हैं वो इन दोनों में विभेद करते हैं, दोनों प्रकार के लोगों को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। खास करके आप्रवासी उनके लिए समस्या कम है, जबकि शरणार्थी उनके लिए समस्या ज़्यादा है। किसी भी देश के लिए आप्रवासी समस्या नहीं है, शरणार्थी समस्या सबसे ज़्यादा है, क्योंकि शरणार्थियों के लिए सभी प्रकार के इंतजाम करने पड़ते हैं, भूमि, संसाधन, रहने का, ठीक है, खाने का, सब इंतजाम करने पड़ते हैं, रोजगार का करना पड़ता है। जबकि आप्रवासी क्या होते हैं, आप्रवासी अपने रोजगार की तलाश, अपने अवसरों की तलाश खुद करते हैं। तो आप्रवासी इतनी समस्या नहीं है जितनी शरणार्थी हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि कोई भी राज्य जो है शरणार्थियों को स्वीकार करेगा, लेकिन उन्हें आप्रवासियों को स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होती है। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें वैश्विक कानून जो बने हुए हैं, तो वैश्विक कानून ये कहते हैं कि कोई भी देश आपके अगर इर्द गिर्द है, उसके साथ समस्या है, तो आप खास करके रिफ्यूजी वगैरह को यहाँ पर अपने यहाँ शरण दीजिए, रिफ्यूजी वगैरह के लिए यहाँ पर इंतजाम कीजिए। इस तरह की बातें की गई हैं। लेकिन फिर भी अगर हम ये चीज़ देखें, ये तो रिफ्यूजी वाली अवधारणा हो गई, लेकिन एक अवधारणा यहाँ पर और निकल कर आती है। ये अवधारणा निकल कर आती है, शरणार्थी तो वो है यहाँ पर जो अपनी जमीन छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन एक अवधारणा ये भी निकल आ रही है कि कोई व्यक्ति अपने ही देश में अपनी राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर ही अपनी मूल स्थान को छोड़ देता है, तो उस व्यक्ति को यहाँ पर आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहा जाता है। यानी कि ये आप नोट करके यहाँ पर लिख लेना कि यानी कोई व्यक्ति मान लीजिए अपने देश की राष्ट्रीय सीमा के भीतर ही अपना मूल स्थान छोड़ देता है और किसी और स्थान पर चला जाता है, तो वो आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहलाता है। खास करके अपने देश में ये देखने को खास करके मिलेगा कश्मीरी पंडितों के साथ। 1990 का जो कश्मीर में नरसंहार हुआ, तो नरसंहार में हजारों कश्मीरी पंडितों को अपना मूल स्थान छोड़ना पड़ा। इसके अलावा और भी उत्तर भारत में काफ़ी सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं, खास करके ग्रामीण परिवेश में, यानी जो दलित कम्युनिटी वाले लोग हैं उन्हें अपर कास्ट के उत्पीड़न की वजह से अपना गांव छोड़ना पड़ता है, अपने गांव को छोड़कर शहर वगैरह की गलियों में, शहर वगैरह की झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को वहाँ पर आंतरिक रूप से विस्थापित लोग कहा जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, इन्हें रिफ्यूजी नहीं कहा जाएगा बल्कि आंतरिक रूप से विस्थापित लोग कहा जाएगा। विश्व मानचित्र में कुछ और भी चीजें बताई गई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा सशस्त्र विद्रोह वगैरह हुए हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रोजगार की तलाश में भी निकले हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल एक बताया गया है कि नोट के जरिए यहाँ पर बताया गया है कि दक्षिणी गोलार्ध में 1990 से लेकर 95 के बीच 70 देशों में लगभग 93 युद्ध हुए हैं, जिसमें लगभग 55 लाख लोग मारे गए हैं। देखिए यहाँ पर ये जो आंकड़ा है वास्तव में बहुत कम है। 20 लाख लोग तो 1947 के विभाजन में मारे गए हैं। आपके पास ऑफिशियल आंकड़े हैं, 20 लाख से ज़्यादा लोग तो जो 1947 का विभाजन हुआ है भारत पाकिस्तान और उसमें मारे गए हैं। तो ये तो आंकड़ा बहुत कम है, मेरे हिसाब से आंकड़ा बहुत कम है। तो आंकड़ा करोड़ों में निकलेगा। अगर हम पूरा दक्षिणी गोलार्ध के लोगों को उठा के देख लें स्थिति, तो आंकड़ा करोड़ों में निकलेगा। लेकिन यहाँ पर फिर भी इन्होंने अपना आंकड़ा प्रस्तुत किया है, लेकिन ये फॉल्स है आंकड़ा। मेरे अकॉर्डिंग आंकड़ा फॉल्स है। अगर आप उठा के देखें, प्रॉपर वे में देखें, चीज़ें समझ में आएगा कि इससे ज़्यादा तो हमारे यहाँ हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक अनुमान लगाया गया है कि कितनी कितनी स्थिति विस्फोटक रही है। ये सब चीज़ें बताने की यहाँ पे कोशिश की गई है। अब यहाँ पर ऊपर एक चीज़ यहाँ पर बताई गई है, यहाँ पर बताया गया है, एक तो आयु प्रत्याशा के बारे में बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति कितने दिन औसत रूप से जीवित रहेगा, और शिशु मृत्यु दर के बारे में बताया गया है। देखिए सहारा मरुस्थल के जो दक्षिणवर्ती देश हैं वहाँ पर आयु प्रत्याशा बहुत कम है, 40 वर्ष है। और यहाँ पर बताया गया लगभग उन सभी समाजों में जहाँ पर आयु प्रत्याशा 70 वर्ष से ज़्यादा है या $1000 से ज़्यादा लोग कमा रहे हैं, तो ये अच्छी खासी देश क्यूबा, श्रीलंका, ब्राज़ील, लीबिया, यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर कितनी आमदनी है, कितना लोग कमा रहे हैं। वहीं कुछ जगहों पर शिशु मृत्यु दर भी दिखाई गई है कि भाई जो शिशु मृत्यु दर का मतलब क्या है कि 1 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले से पहले जो शिशुओं की मृत्यु हो जाती है उनकी संख्या कितनी है। स्वीडन में देखेंगे, स्वीडन में 1000 में से 3 बच्चे मरते हैं। ऐसे विकसित देशों में 100 में से 1 बच्चा मरता है। भारतीय उपमहाद्वीप में स्थिति और विस्फोटक है, यहाँ 7 में से 1 बच्चा मर जाता है। यानी कि 1 साल से कम उम्र का 7 में से 1 बच्चा यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। अफ्रीका में यहाँ पे 5 में से 1 शिशु जो है खत्म हो जाता है। वहीं 5 साल तक जीवित रहने वालों की यहाँ बताया गया है, 5 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले मरने वालों की संख्या कितनी है। विकासशील देशों में 50% बच्चे, यानी मान लेते हैं 5 साल की आयु तक 1000 बच्चों में से यहाँ पे 500 बच्चे जो होते हैं वो काल के ग्रास में समा जाते हैं। वहीं विकसित देशों में मात्र यहाँ पर आप देखेंगे 5% बच्चे यहाँ पर मरते हैं। तो ये आंकड़े बताए गए हैं, लिखना नहीं है, केवल अपनी अपनी रिपोर्ट है यहाँ पर, तो इन्हें लिखना नहीं है, केवल आप सरसरी नज़र एक डाल लीजिए। तो ये तो हमने यहाँ पे नरसंहार वगैरह देख ली है, ये तो ये सब चीज़ें देख ली। कहीं ना कहीं आपने ये सब चीज़ों को देखने के बाद अब अगला जो आप पहलू देखेंगे यहाँ पर, हमारी जो खतरे का नया पहलू देखेंगे, ये देखेंगे बीमारी के रूप में, जो कि अभी वर्तमान में आपने कोविड-19 का खतरा जब देखा है, तो कोविड-19 के टाइम में
इस तरह के जो पहलू हैं इन पर चर्चा खास करके बहस स्टार्ट हो गई है कि भाई वास्तव में हमें इस तरह की बीमारियों के प्रति, इस तरह के वायरस के प्रति सचेत रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, या किस तरह से इनके बचाव के उपाय करने चाहिए। क्योंकि आए दिन आप देखते होंगे कि भारत में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बीमारी है वो एंटर कर जा रही है, और वो बीमारी एंटर करने के बाद आप देखेंगे भारत को एक अपूर्णीय क्षति यहाँ पर उठानी पड़ रही है, यहाँ पर जान माल को भी हानि पहुंच रही है। जैसे HIV एड्स हुआ, बर्ड फ्लू हुआ, सार्स जो आपका है, और कोविड यानी जो महामारियां आप्रवास है, व्यवसाय, पर्यटन, ये सब इनके जरिए जो है कहीं ना कहीं हमारे देश में चीज़ें फैल रही हैं। ये बात आप देखेंगे 2003 तक एक आंकड़ा उठा के देखें तो 2003 तक यहाँ पर आपको बताया गया एक आंकड़े में कि 2003 तक पूरी दुनिया के लगभग 4 करोड़ लोग जो थे वो HIV से संक्रमित हो चुके थे, और इन संक्रमितों में लगभग 2/3 आबादी जो थी वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट और दक्षिण एशिया में रह रही थी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यानी कितनी विस्फोटक कंडीशन है, यानी कैसे कैसे ये बीमारियां जो हैं गरीब इलाकों में अपना पैर पसारती जा रही हैं। खास करके अफ्रीका में तो बीमारियां चरम स्तर पर हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अब हाल में आप देखेंगे कुछ नए नए वायरस आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे एबोला वायरस हुआ, हैंटा वायरस हुआ, हेपेटाइटिस C हुआ, ये भी कुछ नई बीमारियां उभरी हैं। जबकि कुछ पुरानी बीमारियां भी हैं, TB, मलेरिया, डेंगू, बुखार, हैजा जैसी पुरानी बीमारियां हैं जिन्होंने औषधि प्रतिरोधक रूप धारण कर लिया है, यानी इतनी ज़्यादा ये आपकी मानवता के लिए खतरा नहीं रही हैं। जबकि कुछ नई बीमारियां जो हैं ये मानवता की यानी पूरी मानव समाज के लिए खतरा बनी हुई हैं। अब यहाँ पर भी भाई आपको बताया गया है कि हम हर तरह की बीमारी को मानव के लिए खतरा नहीं मान सकते हैं। जैसे हर तरह की बीमारी है उसे हम मानव के लिए खतरा नहीं मान सकते हैं। कुछ चुनिंदा बीमारियां हैं जो मानव सभ्यता के लिए खतरा हैं, मानव समाज के लिए खतरा है, सभी को मिलकर उनसे खतरा है, उन्हीं को हम यहाँ पर खतरे के रूप में देखते हैं। क्योंकि TB, मलेरिया आप देख सकते हैं पूरे मानवता के लिए खतरा नहीं है, हम इस पर नियंत्रण कर सकते हैं, इस पर हम जो है इसको इलाज कर सकते हैं, यानी क्योर कर सकते हैं। यानी ये सब चीज़ें बीमारी आप देख रहे होंगे, इनका प्रतिरोधक क्षमता हमारे पास डेवलप हो गई है। आप देखेंगे कुछ और बीमारियां भी फैली हैं, जैसे 1990 के दशक में एक बीमारी यहाँ पर फैली थी, खास करके जो है आपके ब्रिटेन में मैड काऊ नामक बीमारी फैली है। इसकी वजह से यहाँ पर लाखों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। बर्ड फ्लू का मतलब जानते ही होंगे, मुर्गियों के थ्रू ये बीमारी फैलती है, मुर्गियों के थ्रू या मुर्गी उत्पाद के थ्रू। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इस तरह की जो बीमारियां फैल रही हैं, तो इस तरह की बीमारियां फैलने का कारण भी यही है क्योंकि आज की हमारी जो अर्थव्यवस्था बन चुकी है वो वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था है। यानी हमारी डिमांड और सप्लाई जो है कहीं ना कहीं वैश्विक रूप से निर्भर है, यानी तमाम देशों से हमारा सामान आ रहा है, जा रहा है। तो ऐसे में इन बीमारियों के फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है, इसमें इनका जो खतरा हुआ है ज़्यादा बना हुआ है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें भाई बताई गई हैं कि सुरक्षा के दायरे में अगर हम बीमारी के बारे में सोचें तो हर तरह के कष्ट को या बीमारी को हम सुरक्षा के दायरे में शामिल नहीं कर सकते हैं। हाँ, सुरक्षा के दायरे में शामिल हम तभी कर सकते हैं हर बीमारी को जब क्या हो, एक सर्व स्वीकृत न्यूनतम मानक पर वो खरा उतरे, या फिर राज्य अथवा जनसमूह के अस्तित्व को उससे खतरा हो, उसे ही हम सुरक्षा के मामले में शामिल कर सकते हैं। यानी जो बीमारी ऐसी बीमारी हो जो पूरी मानवता के लिए खतरा हो, जैसे स्पेनिश फ्लू हुआ, कोरोना हुआ, कोविड-19 जिसे कहा जाता है, ये पूरी मानवता के लिए खतरा थी, किसी एक व्यक्ति के लिए खतरा नहीं थी, पूरी मानवता के लिए खतरा थी। तो ऐसे में ये बीमारियां क्या है, इनके लिए हमने क्या है, ये सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना है, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा माना है। अब वहीं ये बीमारी डेंगू टाइप बीमारी होती या फिर मलेरिया टाइफाइड का बुखार होता, इन्हें खतरा हम नहीं मानेंगे। ठीक है, यहाँ साफ साफ कहा गया है, ये लिखा भी हुआ है, एक सर्व स्वीकृत न्यूनतम मानक पर खतरा जो खरा उतरे। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये लिखी हुई है कि राज्य या राज्य समूह के अस्तित्व को इससे खतरा हो तो उसे सुरक्षा का मसला यहाँ पर हम मानेंगे, उस बीमारी को ही यहाँ पर सुरक्षा के जो खतरे के रूप में यहाँ पर इंगित करेंगे, ये आप जान लीजिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं प्राकृतिक आपदाएं हैं, आतंकवाद, किस तरह से जो देश हैं दिखाए गए हैं, देश अपने मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं भी यहाँ पर अपना हट कर रही हैं, इधर आतंकवाद भी यहाँ पर बढ़ चढ़ रहा है, ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ पर रिफ्यूजी का आंकड़ा दिया गया है कि विश्व में कितने शरणार्थी कहाँ पर गए हैं, ये सन 2017 का आंकड़ा है। यहाँ पर देखेंगे यूएसए ने 16% लोगों को शरण दी है अपने यहाँ, एशिया पैसिफिक में 11%, सबसे ज़्यादा शरणार्थी अफ्रीका में देखने को मिले हैं यहाँ पर। ठीक है, 26% आपके मिडिल ईस्ट में, उत्तरी अफ्रीका में, और 17% यूरोप में। ये यहाँ पर आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इन सब के अलावा यहाँ पे कुछ और भी खतरे हैं, खास करके हमने उनके बारे में बात कही थी, ग्लोबल वार्मिंग या पर्यावरण से जुड़े हुए इश्यू, यानी जो आपके पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो भी हमारे लिए खतरा बने हुए हैं। खास करके इन खतरों की वजह से क्या है, हमारे जो द्वीपी प्रांत हैं, द्वीपी जहाँ पे प्रदेश हैं, उनको डूबने का खतरा है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग होती है, वैश्विक ताप वृद्धि होती है, यानी ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या होगा, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, और समुद्र का जलस्तर बढ़ने से हमारे यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह जो है पूरी तरह से जल निमग्न हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपने देख लिया होगा। जैसे यहाँ बताया गया है, इसके अलावा एड्स के बारे में बताया गया कि एड्स में सबसे ज़्यादा गंभीर स्थिति अफ्रीका देशों में है, यहाँ हर 6 में से एक व्यक्ति एड्स रोगी है,
और बोत्सवाना जो देश है यहाँ पर, उसमें और भी स्थिति विस्फोटक है। यहाँ पर 3 में से 1 व्यक्ति यहाँ पर एड्स से पीड़ित है। वहीं कुछ जगहों पर यहाँ पर आप देखेंगे जनजातीय संघर्ष देखने को मिलेंगे, खास करके रवांडा वाला। रवांडा में तुस्सी और हुतू समुदाय में जो संघर्ष हुआ उसमें कितने लाखों लोग मारे गए थे, वो आपने देखा 5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे तुस्सी जनजाति के अस्तित्व पर खतरा सबसे ज़्यादा मंडराया जब हुतू जनजाति ने इन पर अटैक कर दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे आप 5 लाख से ज़्यादा लोग तुस्सी लोग मारे गए हैं हुतू जनजाति के हाथ। तो इस तरह के यहाँ पर आपको खतरे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अंतिम उपाय ये बताया गया है सहयोग मूलक सुरक्षा, कि हम इन खतरों से कैसे निपटें। इन खतरों से निपटने के लिए यकीनन कोई एक व्यक्ति तो यहाँ पर आगे आ नहीं सकता है। जैसे हमने कल यानी हमने आपके जो पिछले टॉपिक में अगर देखा हो तो बताया था हमने, ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा है। ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे में केवल भारत के करने से कुछ हो जाएगा नहीं, पूरी दुनिया के देश जब तक आगे मिलकर नहीं आएंगे तब तक हम ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोक पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो खतरे हैं इनको रोकने के लिए खास करके सैन्य संघर्ष की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि हमें सहयोग की जरूरत पड़ती है। आतंकवाद से लड़ने के लिए या फिर मानवाधिकारों को बहाल करने के लिए सैन्य संघर्ष, सैन्य बल की जरूरत हो सकती है, लेकिन गरीबी मिटाने के लिए, तेल या बहुमूल्य धातुओं की आपूर्ति बढ़ाने के लिए, जो आप्रवासी हैं, शरणार्थी हैं, इनकी सैन्य आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर सैन्य बल जो है कारगर नहीं होगा। ये बात यहाँ पर मानी गई है। यानी कि यहाँ पर अगर हम इन जगहों पर सैन्य बल को अगर लागू कर देंगे, इन जगहों पर सैन्य बल का हस्तक्षेप करवाएंगे तो क्या होगा, स्थिति और बिगड़ जाएगी। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके भारत में किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन में आपने देखा होगा अगर सरकार यहाँ पर आर्मी के साथ मोर्चा खोल देती है तो क्या होगा, देश में स्थिति एकदम विस्फोटक हो जाएगी। किसानों की अपनी डिमांड है भाई, किसान अपना लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट जो है इंडियन आर्मी के जरिए उन्हें कुचलवा दे, इंडियन आर्मी के जरिए उन पर जो अत्याचार करवाए, इंडियन आर्मी के जरिए उनका आंदोलन खत्म करवा दे। अगर ऐसा करवाती है गवर्नमेंट तो क्या होगा, वास्तव में हालात और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। तो सैन्य बल का प्रयोग वहीं किया जाए जहां पर बहुत जरूरत है, हर जगह नहीं किया जाए। यहां पर ये साफ साफ बात दिख रही है आपको। इसके अलावा यहाँ पर सहयोग में आप देखेंगे, सहयोग आपका द्विपक्षीय हो सकता है, यानी 2 देशों के बीच हो सकता है, एक क्षेत्रवार हो सकता है, यानी एक क्षेत्र में रहने वाले जितने देश हैं उन सब के बीच हो सकता है, एक महादेश में या वैश्विक स्तर पर हो सकता है। लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सहयोग तो है, सहयोग में सबसे इंपॉर्टेंट ये निकल कर आता है कि आप इच्छुक हैं, यानी सहयोग के लिए इच्छुक हैं, यानी आप चाह रहे हैं इस तरह से निपटने के लिए, तभी हमारा सहयोग काम आएगा। और आप चाह ही नहीं रहे हैं तो सहयोग का मतलब ही नहीं रहेगा। जैसे पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान वाले अगर ये नहीं चाहेंगे हमारे शांति कायम हो, तो पाकिस्तान वाले क्या है, हर बार अपनी वही छद्म हरकतें जो है यानी आप गिरी हुई हरकतें करते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, लगातार सीज फायर का उल्लंघन करते हैं। तो ऐसे थोड़ी ना शांति कायम होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सहयोग की भावना में क्या है, आप कितने इच्छुक और सक्षम है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दुनिया भर में और भी संस्थाएं हैं जिनके बारे में आप जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का WHO है, विश्व बैंक है, IMF है, स्वयंसेवी संगठन भी कुछ हैं यहाँ पर, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, रेड क्रॉस है, निजी संगठन है, कुछ धार्मिक संगठन है, कुछ यहाँ पर आप देखेंगे कुछ प्रसिद्ध हस्तियां हैं जैसे नेल्सन मंडेला हैं, मदर टेरेसा हैं, ये भी आप शामिल कर सकते हैं सहयोग की भावना में। यानी इन लोगों के विचारों को भी आप आगे ले जा सकते हैं, इन लोगों के विचारों को भी आप समाज में आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जो सहयोग मूलक सुरक्षा है, यहाँ पर इनके पैरोकार ये मानते हैं कि सहयोग मूलक सुरक्षा में सबसे अंतिम विकल्प के रूप में हमें सैन्य बल को रखना चाहिए। यानी कि बहुत ही रेयर केस में जरूरत पड़े तभी आप यहाँ पे कार्रवाई कीजिए, तभी आप यहाँ पर बल का प्रयोग कीजिए, वैसे आप बल का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिए। यहाँ पर ये बात साफ साफ कही गई है। खास करके यहाँ पर वही सब चीजें हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी इनकी अनुमति दे तो ऐसा करो, वरना ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ साफ साफ इन सब चीज़ों की मनाही की गई है कि भाई ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट हो या कोई गवर्नमेंट हो, अगर पहले ही दिन में इस तरह का मुद्दा या पहले ही दिन में इस तरह की कार्रवाइयाँ अगर करवा देती है, खास करके लोकतांत्रिक देशों में, तो एक बड़ा ही विद्रोह या बड़ा ही विस्फोट हो जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा, मान लीजिए कोई आंदोलन कर रहा है अपने लोकतांत्रिक तरीके से, अब पहले दिन आप उस पर बल प्रयोग करवा देंगे तो क्या होगा, लोगों में जनाक्रोश भड़केगा, लोग जो है और ज़्यादा मारपीट पे उतारू होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सरकार पहले उनकी बात सुने, समझे, उनको समझाए कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, उसके बाद किसी निष्कर्ष पे पहुंचे। तब अगर जरूरत पड़े कि बल प्रयोग की जरूरत पड़ रही है तभी वो प्रयोग करे, तो ऐसे में हालात नहीं बिगड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया गया है भाई, बल प्रयोग जो है सामूहिक स्वीकृति से और सामूहिक रूप से किया जाए। ठीक है, ना कि किसी एक के बहकावे में आके किया जाए। ये सब बातें बताई गई हैं। अब हम अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर लास्ट हमारा जो टॉपिक बचता है वो है भारत। भारत के सामने सुरक्षा की कौन कौन सी रणनीतियाँ हैं। देखिए, भारत के सामने सुरक्षा की रणनीतियाँ जो हैं वो सारी रणनीतियों पे भारत सोच रहा है। और भारत जो है सबसे इंपॉर्टेंट भारत के लिए क्या है, सबसे पहला घटक भारत के लिए क्या है, सैन्य क्षमता को मजबूत करे।
क्योंकि हमने यहाँ पर 48 यानी हमने जो आपका विभाजन है उस समय की हिंसा झेली है, 62 का युद्ध झेला है, 65 का झेला है, 71 का झेला है, 99 का झेला है। तो हमारे लिए एक मजबूत सेना रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा दक्षिण एशिया में हम ये भी देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द वाले देश, पाकिस्तान हुआ, चाइना हुआ, दोनों ही परमाणु बम रख रहे हैं। तो ऐसे में हमें और जरूरी हो जाता है कि और भी हम सशक्त बने, ताकि हम शक्ति और संतुलन वाला सिद्धांत कायम कर पाएं। तो हमने इसको देखते हुए, इसके मद्देनजर 1998 में यहाँ पर परमाणु परीक्षण किया है, और 1974 में एक पहला परमाणु परीक्षण कर चुके थे, लेकिन हमने सैन्य हमले के लिए या सैन्य यूज के लिए जो परमाणु परीक्षण किया है वो 1998 में किया है। तो आप देख पा रहे हैं। तो ये तो आपने पहला घटक देख लिया। दूसरा घटक देख लिया है कि हम हमारा जो अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए खास करके जो अंतर्राष्ट्रीय कायदे संस्थाएं हैं इनको मजबूत करें, यानी अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन वगैरह हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान वगैरह हैं, उनके प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करें। हमारे अनुच्छेद 51 में इस बारे में कहा भी गया है, आपके संविधान के अनुच्छेद 51 में कहा गया है। खास करके अगर नहीं पढ़ा है आपने तो पढ़ लेना, अनुच्छेद 51 में क्या लिखा गया है। ये नीति निर्देशक तत्वों में बताया भी गया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय जो विदेश नीति है उसको डेवलप करने में आपका अनुच्छेद 51 जो है एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, यानी आर्टिकल 51 एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो आप इसे आज पढ़ना है इसे, ठीक है। खास करके हमारे नेहरू जी ने भी जो है एशियाई एकता है, औपनिवेशीकरण जो है, अनौपनिवेशीकरण या निरस्तीकरण की यहाँ पर हिमायत की है। साथ ही साथ भारत ने जो हथियार हैं, हथियारों के अप्रसार वगैरह के लिए भी मुहिम चलाई है। हमने जो है खास करके कूटनिरपेक्षता का सिद्धांत हमने यहाँ पर सामने रखा है। विश्व शांति के रूप में हमने तीसरा विकल्प कूटनिरपेक्षता का रखा है। जब पूरी दुनिया जो थी यूएसए और यूएसएसआर वाले खेमों में बट गई थी, तो हमने वहाँ पर शांति का मार्ग भी अपनाया है, हमने वहाँ पर शांति का रास्ता भी दिखाया है। और काफ़ी बार ये भी हुआ है भारत ने जो है सुलह का काम भी किया है, शांति या सुलह का काम भी किया है। इसके अलावा हम लोग परमाणु सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। हमें बताया गया परमाणु सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हम कैसे हैं। हमने यहाँ पर 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल, यानी कि जो वैश्विक तापवृद्धि पर काबू करने वाली प्रोटोकॉल है, उस पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। तो हमारे भारत में लगभग हम हर खतरे को यहाँ पर अपना जो है ध्यान में रखकर, दृष्टिगत रखकर उस पर विचार कर रहे हैं, उसके लिए कार्यवाही कर रहे हैं। और ये सब हमारा चरित्र कैसा है, यहाँ पर सहयोग मूलक चरित्र है। सहयोग मूलक चरित्र होने की वजह से हम ये कर पा रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे भारत ने, आपने अगर पढ़ा होगा या यूट्यूब वगैरह पे आप देखना, हमारी इंडियन आर्मी केवल देश में सर्व नहीं कर रही है, हमने अपनी इंडियन आर्मी की कुछ टुकड़ियां जो है यूएन को भी दी हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ को भी दी हैं, ताकि जो अशांति वाले हिस्से हैं, खास करके मिडिल ईस्ट वाले हिस्से हैं, खास करके आपके अफ्रीका वाले कॉन्टिनेंट के हिस्से हैं, वहाँ पर हमारी इंडियन आर्मी जो है यूएन के मिशन के जरिए उन जगहों पर शांति बहाल करवा रही है। अगर आपको देखने को मौका मिले या देखना चाहें तो आप देख लेना कि यूएन आर्मी डाल देना, यूएन और इंडियन आर्मी करके डाल देना आप यूट्यूब पर, आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरह से हमारी इंडियन आर्मी हमारे देश में ही केवल नहीं जूझ रही है, बल्कि इन जगहों पर भी शांति बहाल की प्रक्रिया को बखूबी निभा रही है, आप देख पाएंगे। तो हमने इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ को भी अपना फोर्स दिया है, सेना भेजी है हमने, ताकि दुनिया भर में भी शांति कायम हो। अगला घटक यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, तीसरा घटक, देश की अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी। देखिए हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें नई बात हों। हमारे यहाँ नागालैंड का समस्या मुद्दा था, मिजोरम, पंजाब, कश्मीर जैसे इश्यू रहे हैं। हमने सभी जगहों पर कोशिश यही करी है कि लोकतांत्रिक ढंग से ये मुद्दे निपटाए जाएं, और हमने पहला पूरा भरसक प्रयास भी किया है। पहले यहाँ पर पूरा हमने छूट भी दी है कि भाई यहाँ पर शुरुआत में जो कंडीशन है वो लोकतांत्रिक ढंग से निपट जाए। जब बाद में स्थिति नहीं बनी है, बाद में जो है वार्ता नहीं बनी है, तो हमने यहाँ पे आर्मी का प्रयोग किया है, लेकिन आर्मी का प्रयोग स्टार्टिंग में नहीं किया है, ये बात ध्यान रखना। देखिए अभी क्या था कि कुछ दिन पहले एक बच्चा जो था मुझसे बड़ा ही नाराज हो गया, शायद हो सकता है उसका कुछ इश्यू हो कश्मीर को लेकर। उसने कहा सर आप तो ऐसा पढ़ाते हैं, ये वो है वो, मैंने अब उसके तमाम उसने गालियाँ भी दे डाली मुझे कि कश्मीर में देखिए क्या हालात बना रखे हैं इंडियन आर्मी ने, घर से निकलने नहीं देते हैं, इंटरनेट पे रोक लगाई हुई है, इस तरह की उसने बातें भी कही। देखिए मैं मानता हूँ ये सब चीज़ें हुई हैं, लेकिन आप लोग ये भी तो बताइए भाई कि कश्मीर के लोगों ने जो पहले जो किया, कश्मीर में आप देख रहे हो कैसे अलगाववाद वालों ने जो घटनाएं घटित करवाई, उसके बाद गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ा है। यानी आप समझ सकते हैं कोई गवर्नमेंट पागल थोड़ी ना है, मूर्ख थोड़ी ना है जो पहली आर्मी की कार्रवाई करवा देगी। नहीं, कोई भी गवर्नमेंट एक समय देती है, उस समय के अंदर जब तक लोग अगर अपने आप सुधर जाएं अच्छी बात है, और जब लोग खुद सुधरने को राजी नहीं होते हैं तो मजबूरी होती है। ये किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सरकार आ जाए, यूपीए आ जाए, एनडीए आ जाए, या और तीसरी सरकार कोई आ जाए, वो ये विकल्प कभी नहीं छोड़ सकती है। पहली बात अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए। सरकार एक मौका देती है, टाइम देती है कि आप उस टाइम में आप जो है अपनी स्थिति नियंत्रित कर लो। और जब स्थिति जो है सर का पानी सर से ऊपर निकलता जाता है तो मजबूरी में सरकार को आर्मी का सहारा लेना पड़ता है, फिर चाहे लोगों को कष्ट हो या कुछ हो, वो आप समझ सकते हैं। तो ये स्थिति केवल एक जगह की नहीं है, हर जगह की है। सरकार ने जो है पूरा प्रॉपर लोगों को जो है छूट भी दी शुरुआत में
यानी जैसे आप देखेंगे नागालैंड वगैरह में, अन्य जो पूर्वोत्तर के राज्य थे, प्रॉपर छूट भी दी, लेकिन छूट का परिणाम ये निकला वहाँ पर अलगाववादी वाली गतिविधियाँ थी वो और ज़्यादा भड़की। तो सरकार ने क्या हुआ, अब सभा वाला कानून लगाया यहाँ पर पूर्वोत्तर में। आप आर्म्ड फोर्स प्रोटेक्शन जो है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो वहाँ पर लगाना पड़ा। तो आप ये सब देखेंगे, ठीक है। यानी कि सरकार पूरी कोशिश करती है शुरुआत में लोकतांत्रिक राज व्यवस्था का पालन करते हुए सारी गतिविधियां निपटाई जाएं, लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी विस्फोटक बन जाती है कि जब लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं तब सरकार को अपना जो है एंड में यानी कि आर्मी का सहारा लेना पड़ता है। ये बात अपने रूप में आप अपने आप में स्पष्ट रूप से जान लीजिए, ठीक है। इन सब के अलावा हमारी अर्थव्यवस्था भी हमने इस हिसाब से डेवलप की है कि हम अपने हर वर्ग को यहाँ पर कहीं ना कहीं संतुष्ट कर पाएँ। हमारा हर वर्ग जो है कहीं ना कहीं गरीबी या अभाव से निजात नहीं मिल पाए, संसाधन वगैरह भी नहीं मिल पाए। हमने खास करके आप देखेंगे पीडीएस सिस्टम वगैरह अपने यहाँ लेकर आए, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वगैरह, राशन प्रणाली वगैरह लेकर आए हम। इसके अलावा हम लोकतांत्रिक राजनीति से अवसर उपलब्ध करवाते हैं ताकि गरीब लोग भी अपनी आवाज़ उठा सकें। यानी हमारे यहाँ संविधान में PIL जैसे का प्रावधान है, जनहित याचिकाओं का प्रावधान वगैरह भी बताया गया है। यानी कि ये सब होने के बाद भी यानी आप देखेंगे कि लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक आदर्श नहीं है, लोकतांत्रिक शासन जनता को ज़्यादा सुरक्षा मुहैया कराने का भी साधन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमारे देश में लोकतंत्र है और हम यही चाहते हैं कि हमारे देश में कोई भी मुद्दा जो हो वो लोकतांत्रिक ढंग से ही हल हो। तो आप लोगों के मन में क्लियर हो गया होगा। देखिए मैं आपसे फिर से गुजारिश कर रहा हूँ, कोई भी गवर्नमेंट हो शुरुआत में जो मुद्दा होता है उसे लोकतांत्रिक ढंग से ही हल करने की कोशिश करती है, लेकिन जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल जाती है तब वो बल का सहारा लेती है, यानी सेना का सहारा लेती है या सशस्त्र बलों का सहारा लेती है। ये बात आप जान लीजिए। और ये केवल इंडिया पे लागू नहीं होता है, पूरे देश की स्थिति उठा के देख लीजिए, हर जगह आपको यही देखने को मिलेगा। पहले सरकार कोशिश करती है बातचीत से मुद्दा सुलझ जाए, लोग अपने आप मान जाए, जब नहीं मानते हैं तो फिर मजबूरी में कठोर कदम उठाने पड़ते हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है। तो आप लोग जो भी आपकी जो मंशाएं हैं जो भी हैं, लेकिन हाँ ये बिल्कुल मानिए कि भाई हमारे देश में लोकतांत्रिक सरकार है और लोकतांत्रिक सरकार में फिर भी आपके यहाँ बहुत सारी छूट आपको मिली हुई है। लोकतंत्र में जितना मिलना चाहिए उतना हमें मिला हुआ है, और लोकतंत्र में हम अपने यहाँ किसी अन्य देशों की तुलना अगर करें तो भारत का जो लोकतंत्र है वास्तव में बहुत ज़्यादा समृद्ध, बहुत ज़्यादा बेटर है अन्य देशों की तुलना में। ये बात भी आप समझ रहे होंगे। तो ऐसे करके आज आपका चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो जाता है। देखिए चैप्टर थोड़ा लेंथी था, लेकिन हमने अगर इसे बड़े डीपली पढ़ेंगे, डीपली इसको एनालिसिस करेंगे तो हमें लगता है कि आपके माइंड में बहुत सारे जो पहलू थे सुरक्षा से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी लास्ट तक ये वीडियो देखते हैं उनसे मेरी बस यही गुजारिश है कि आप अगर लास्ट तक वीडियो देखे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो नए अभ्यर्थी हैं वो भी इसकी मूल अवधारणा को, केंद्रीय अवधारणा को या मूल जो मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ तो उसको अर्थ को वो समझ पाएँ, सारगर्भित अर्थ को वो समझ पाएँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।